जी, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम व मुकर्रम सामीन व नाज़रीन, आदाब। मैं इरफ़ान आरिफ़ तहरीक बक़ाए उर्दू के इस इल्मी अदबी फ़ेसबुक पेज पर एक बार फिर से आपके लिए एक अदबी प्रोग्राम लेके हाज़िर हूँ। जी हाँ, आज एक मुलाकात हमारी होने वाली है। एशिया के सबसे बड़े अफ़साना निगार, उर्दू के लेजेंड, शहंशाह, आबरू और पेशरो कहे जाने वाले कृष्ण चंद्र चोपड़ा के हवाले से। जी हाँ, बात करेंगे, गुफ्तगू होगी और जिनके साथ होगी, वो इसी ख़ानदान के चश्मो-चराग हैं, मोहतरम पवन चोपड़ा जी। तो पवन चोपड़ा जी, आपका इस्तकबाल है, आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। नमस्कार, आदाब। नमस्कार। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे तमाम जो भी देखने और सुनने वाले हैं, आज आपको जान के खुशी होगी, कृष्ण चंद्र जिनके बारे में मैंने 2-4 जुमलों में जो भी बातें की हैं, एक ऐसा नाम जो उर्दू अदब ही नहीं, पूरे एशिया और पूरे जहाँ-जहाँ भी उर्दू की बस्तियाँ आज आबाद हैं, जो कोई भी शॉर्ट स्टोरी यानी उर्दू अफ़साना या नावल लिख रहा है, इस नाम से ज़रूर आशना है। तो उन्हीं के हवाले से आज गुफ्तगू होगी, कुछ पवन जी के बारे में और कुछ उनके बारे में जिनके साथ ये चले हैं, उनको देखा है, उनको सुना है। पवन जी, आप उन खुशनसीब इंसानों में से हैं, जिन्होंने ना सिर्फ़ कृष्ण चंद्र जी को पढ़ा, बल्कि उनको सुना, देखा और उनके साथ चले हैं। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि हम इससे पहले कि कृष्ण चंद्र जी पर बात करें, वो आपके ताया जी लगते हैं, हम इनकी पूरी एक हिस्ट्री जो है इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस प्रोग्राम के तहत जो है अपने स्कॉलर्स को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये प्रोग्राम यकीन जानिए कि इस वक़्त दुनिया के अक्सर व बेशतर ममालिक में देखा सुना जा रहा है। पवन साहब का इस्तकबाल साहिबा शेज़ली साहिबा यानी जो मैंने आपसे गुफ्तगू की थी कि बहुत सारे लोग मुंतज़िर हैं। ये इस जी, जी। वक़्त न्यूज़ीलैंड से आपको सुन रही हैं और उन्होंने आपको इस्तकबाल कह दिया है। अशोक कुमार शर्मा पारस जी हैं, मुजाहिद अंसारी साहब हैं। बहरहाल, ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आप कृष्ण चंद्र को कैसे देख रहे हैं? उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में ज़रूर आप बताइएगा। लेकिन उससे पहले क्योंकि आप उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जो ख़ानदान इस वक़्त पूरे उर्दू दुनिया में जो है आप अपनी एक मिसाल रखता है। कृष्ण चंद्र जी क्या थे? कितने बहन-भाई थे? और आपका उनके साथ कितना साथ रहा है? ये तमाम बातें एक-एक करके आएँगी। पहले ये कि आपकी अपनी इब्तिदाई तालीम और तरबियत जो है, कहाँ हुई है? क्या आप भी पुंछ में या उसके गिर्दो-नवाह में या कहीं और? पहले आप अपनी आप बीती थोड़ी-सी बताएँ, फिर हम कृष्ण जी पे आएँगे। जी, शुक्रिया। मेरी पैदाइश दिल्ली में ही हुई है और जी, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और मैं भारत का सरकार से क्लास 1 ऑफ़िसर रिटायर हुआ हूँ। माशाअल्लाह। लास्ट पोस्टिंग मेरी दिल्ली सोशल वेलफेयर बोर्ड में एज़ सेक्रेटरी थी और हम 2-3 भाई-बहन हैं। एक मेरा छोटा भाई है, मेरी एक बड़ी बहन है और मेरे फ़ादर का जो कृष्ण जी के जो सबसे छोटे भाई उपेंद्र नाथ जी, जिनका कई चीज़ों में ज़िक्र कम आता है, उनका भी इंतकाल अभी 2014 में हुआ था। बेसिकली उपेंद्र कृष्ण जी के फ़ादर जो हमारे दादाजी थे डॉक्टर गौरीशंकर जी, जी, डॉक्टर गौरीशंकर चोपड़ा जी, ये पुंछ रियासत में इनकी वहाँ पर नौकरी थी। पर हुँ, पुंछ रियासत से पहले हमारे दादाजी अंग्रेजी रेजिडेंट के पास भरतपुर में ये वहाँ पर मुलाज़मत करते थे और जब वहाँ पर कुछ उनके साथ अंग्रेजी अफ़सरानों के साथ उनकी कोई किसी बात को लेकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो एक तरह का कहा जाता है फ़ादर बताते थे कि उनको वहाँ से हटाया गया। हटाने के बाद और आपको पता है कि उस समय अंग्रेज़ों का राज था और कहीं पे भी आसानी से नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था। तो उस समय उसके बाद वो वहाँ से पुंछ रियासत चले आए।
और हमारे दादाजी जो थे वो वजीराबाद से बिलोंग करते थे। वजीराबाद में हमारा अपना घर भी था। और हमारे दादाजी 5 भाई थे और मेरे दादाजी सबसे छोटे थे। और उसके बाद कृष्ण जी, उनमें हमारे दादाजी के आगे हमारे ताया वगैरह 4 भाई बहन थे, जिसमें कृष्ण जी थे। कृष्ण जी से छोटे महेंद्र जी थे, उनसे छोटी सरला जी थी, और सबसे छोटे वो मेरे फादर थे, उपेंद्र नाथ चोपड़ा, और ओमी कहा जाता था। उनका और कृष्ण जी का करीब 15-16 साल का फर्क था। पर कृष्ण जी से पहले भी हमारे एक कृष्ण जी की बड़ी बहन हुई थी, लाहौर में पैदा हुई थी, जो उनकी वहां पर उनकी डेथ हो गई थी। और जैसे फादर बताते हैं कि कृष्ण जी के और महेंद्र जी के बाद भी 2 भाई हुए थे, और शायद कहीं कश्मीर में, पुंछ में या उस एरिया में कहीं सफ़र करते समय घोड़े से गिरने के कारण से दोनों की मौत हो गई थी। क्या ये एक नई बात आप बता रहे हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं या बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं, मैंने बहुत सारी तहरीरें पढ़ी हैं, लेकिन ये एक नया गोशा आप सामने ला रहे हैं कि कृष्ण चंद्र जी के 2 भाई और थे और एक बहन। बहुत जी। और एक चीज़ जो स्कॉलर्स हैं, जो कई उनको कन्फ्यूज़न रहता है, जो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। कृष्ण जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 23 नवंबर है। कहीं पे 26 भी कोट होता है, जी लेकिन इस चीज़ को खुद कृष्ण जी ने भी तस्दीक किया हुआ है। और उनका जब 55 साल का जो जश्न कृष्ण चंद्र दिल्ली और मुंबई में मनाया गया था, जो सोविनार भी उसमें निकला था, और उस सोविनार के अंदर भी उन्होंने, उसके अंदर भी ये चीज़ें सारी आई थी। अभी मेरे पास पूरी डिटेल नहीं है। ये वो सोविनार है जो उस समय वाह, बहुत निकाला बढ़िया। गया था, जिसमें डॉक्टर जाकिर वाकई में। हुसैन का प्रेफेस है, जी जी। और रफीक जकरिया साहब का है इसके अंदर, वाह। और इसमें इंदर कुमार गुजराल साहब का है। इंदर कुमार गुजराल साहब, ये इंदर बिल्कुल। कुमार गुजराल हैं, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उस जी। समय। ये इंदर कुमार गुजराल साहब हैं। और ये में पी शंकर मेनन सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनका है। पी मेनन जी। पी मेनन थे। तो ये एक चीज़ स्कॉलर्स को, ये लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है बहुत सी जगहों पे। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत तो सारे लोगों को बहुत सारी तहरीरों में ये जब चीज़ें मिलती हैं, कोई 26, कोई 27, कोई 23, और उसके साथ-साथ मुकाम जो है, प्लेस जो है, उसको लेके भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है। इसको भी थोड़ा-सा आप क्लियर कर दीजिएगा। देखिए, यानी ये साल मैं में भी है 13 और 14, लेकिन 13 और 14 में मैं भी आप बता दीजिए। जी, और जो प्लेस है, बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस देखिए, कृष्ण जी का जो था वो भरतपुर था। ये जी, सोविनार में भी इसमें मेंशन है, और मेरे फादर ने भी इस चीज़ को क्लियर किया था अपनी डेथ से पहले, और मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है। कभी हुआ तो आपको वो भी सुना दूंगा, अगर अभी चाहोगे तो अभी भी सुना दूंगा। ज़रूर, तो ज़रूर। उन्होंने बताया था कि कृष्ण जी का जो जन्म था वो भरतपुर में हुआ था, और महेंद्र जी का भी जन्म भरतपुर में हुआ था। पर ये कृष्ण जी शायद 3-4 साल के थे, और महेंद्र जी भी शायद 6 महीने के लगभग थे। तो इनको वहां से, जिसे वो कहते हैं ना, आप दर बदर या जो भी कह लीजिए, उनको वहां से निष्कासित कह लीजिए, या जो भी आप उसको, कि उनको वहां से उन्होंने, तो ये फिर इन्होंने निकाल आकर दिया। पुंछ, हाँ, निकाल दिया। जिला और वतन डेट उसे हम कह सकते हैं। है जिला भाई, वतन कर देना एक किस्म जिला का वतन, कि बिल्कुल बिल्कुल जिला वतन कर दिया उनको। मतलब एक्चुअली जो बताते हैं कि शायद, जो हमारी दादी ने बताया कि शायद कोई अंग्रेजों के द्वारा कोई मर्डर हुआ था, या कुछ उन्होंने किसी के साथ किया था, उसकी कोई रिपोर्ट बनाने को उनको कहा गया था, हमारे दादाजी और कृष्ण जी के फादर साहब को, कि इनकी रिपोर्ट बना दो, ठीक बना दो, कि ये जैसे है। आज भी वैसी चीजें होती हैं, बट उन्होंने वो बिल्कुल, करने से मना कर दिया था। तो उन्होंने उनको फिर वहां से नौकरी से भी निकाला गया, और उनको वहां से, तो उनको कहीं, जिसे कहते हैं ना कि सारी जगह तो उनका राज था, तो उनको फिर पुंछ में आके
नौकरी और मिली यही थी। सबब बना कि कृष्ण जी फिर पुंछ आए। फिर पुंछ आए कृष्ण जी, और बेसिकली तो कृष्ण जी पुंछ के ही होके रह गए थे, क्योंकि बिल्कुल, उनकी बिल्कुल, बात क्योंकि पढ़ती भी कहा वहीं जाता हुई। है कि बच्चा माँ की कोख में जन्म तो ले लेता है, लेकिन उसके बाद जिस माहौल में पलता बढ़ता है, जिस एनवायरनमेंट में, और जो उसके बचपन के साथी होते हैं, वही ता देर तक जो है उसके ज़हन पे रहता है। और कृष्ण चंद्र जी ने वैसे भी कहा है, जब वो कहीं बंबई में भी कहते हैं 30-40 बरस हो गए मुझे रहते, लेकिन मैं जहाँ कहीं भी निकलता हूँ तो पुंछ की गलियों में पहुँच जाता हूँ। उन्होंने ये मिट्टी के सनम में कहा भी है। जी, जी। इसमें कोई शक नहीं है कि अब उन्होंने पूरी जिंदगी डेथ से पहले तक पुंछ का वो नहीं, अगर वो दिल्ली भी आते थे तो आने से पहले वो, जब हमारे घर में सुबह आना तो वो हमारी मदर तक को मैसेज हो जाता था कि आप मोठी चावल बनाएंगे। वाह! दिल्ली में तो राजमा कहते हैं, बट जी, पुंछ जी। में उसको मोठी कहा जाता है। आप तो बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल। जानते हैं। ये बिल्कुल, आप रात के समय इसको बनाइएगा, तो मैं सुबह आके, तो वो सुबह जैसे 10-11 बजे आना या 12 बजे मैं वो खाऊंगा। तो उनको वो बड़ी चीजें जो कश्मीर से रिलेटेड थी, कश्मीर से उनको, मतलब पुंछ से उनको बहुत प्यार था। हर बेशक। चीज में उनका जिक्र तो उनके किताबों में भी मिलता है, और वैसे भी उनको उस बहुत उनको उसमें कोई शक नहीं है कि उसमें उनकी गलियों से, उनकी चीजों से बहुत प्यार था। बिल्कुल। ये तो पता ही है आपको कि अपनी उनकी जब डॉक्यूमेंट्री बनी थी तो वो पुंछ आए थे अपने उसके लिए। जी, जी, मैं भी उसी तरफ लौट रहा था। हमारे एक केएस ऑफिसर रिटायर हुए हैं, मोहम्मद यूसुफ किलकार साहब, वो कहते हैं कि पुंछ के व्यापार मंडल के साबिक सदर जो परवीन मैनी थे, कृष्ण चंद्र जी के करीबी रिश्तेदार थे। कृष्ण चंद्र उनके रिश्ते में फूफा थे। बिल्कुल, ये हमारी बात। ये गलत है, मैं बता दूं, परवीन मैनी जी मेरे मामा थे, जी, मेरे सगे मामा थे। मेरी मदर जो है वो पुंछ में ही पैदा हुई। मेरी जी, मदर के सगे भाई परवीन मैनी जी थे। चौधरी रामलाल मैनी मेरे नाना जी थे। और उस हिसाब से, और शादी भी जो मेरे फादर की है वो कृष्ण जी ने कराई, क्योंकि लाला मेरे जो नाना जी थे उनकी हमारे दादाजी की दोस्ती हुआ करती थी। ठीक। पुरानी बात है। और आप ये चीज नहीं और बता दूं मैं, बिन बात निकली है तो, जी, पहले महेंद्र जी की शादी परवीन जी की बड़ी बहन से हो रही थी, मतलब मेरी मासी से होने वाली ठीक, थी। मतलब, बट हुआ क्या कि हम महेंद्र जी ने मना कर दिया शादी। महेंद्र जी भी बहुत हैंडसम थे, वो भी बॉम्बे चले गए थे। ठीक। तो दोनों में ये थी कि भाई उन्होंने कहा था मैंने एक लड़की आपके घर में देनी है। उसमें तो देखने का होता था लड़की का लड़के का, तो उन्होंने कहा था चौधरी रामलाल मैनी जी ने कि मैंने एक लड़की आपके घर देनी है। तो महेंद्र जी ने मना कर दिया। फिर बाद तक शादी तो उन्होंने नहीं की, वो जो भी रहा बाद में दुर्गा जी के साथ। जी, तो उसके बाद फिर उनके दादाजी की डेथ के बाद फिर कृष्ण जी और मेरे नाना जी की बात हुई, तो वो मेरी मदर के साथ कृष्ण जी ने अपने छोटे भाई की शादी करवाई। शादी की। बहुत खूब। तो इस बीच में कृष्णचंद्र जी यानी पुंछ में पले बढ़े, ये हम सब जानते हैं, और उनकी जितनी भी तहरीरें हम राइटिंग्स देखते हैं, चाहे नावल हो, चाहे अफ़साना हो, ड्रामाज़ हों, कहीं न कहीं पुंछ वो है उसमें। उसके जो पुंची ठेठ पुंची लफ्ज़ हैं, वो भी उनमें हमें मिलते हैं। पुंछ से उनका सफ़र दिल्ली और दिल्ली से मुंबई तक का, इसकी कोई रुदाद, इसकी कोई कहानी, कैसे वो वहाँ पहुँचे उस ज़माने में। आज भी हम जब रखते सफ़र बाँधते हैं, जब हम घर से निकलने लगते हैं, तो बीसों चीज़ें हमारे आगे आती हैं, और सबसे बड़ा मसला होता है पैसे का। तो उस ज़माने में जबकि हम सुनते हैं कि कृष्णचंद्र जी कलम और सिर्फ़ कलम के सहारे जिया करते थे, तो उनका और क्या ऐसा रोज़गार था, या कलम ही उनका जो ज़रिया माश बना, रोज़ी-रोटी का ज़रिया, बम्बई तक पहुँचना, और फिर वहाँ रह के ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देख रहे हैं कि आज उनको याद किया जाता है। देखिए, कृष्ण जी ऑल इंडिया रेडियो या जो भी उस समय नाम था, उसमें उन्होंने जी, मुलाजमत शायद लाहौर से शुरू की थी। उसके बाद वहाँ से वो दिल्ली आ गए थे। दिल्ली आने के बाद सिविल लाइंस में 30,000 जगह है, वहाँ पर उन्होंने मकान लिया था किराए के ऊपर। और वो जो
लोकेलिटी थी, जो उनके वहाँ के लैंडलॉर्ड थे ना, उन्होंने वहाँ पे अधिकतर ना राइटर लोगों को ही दे रखा था। एक तो ऑल इंडिया रेडियो वहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर में था, बहुत नज़दीक था। और वहाँ पर उसके बाद वो वहाँ से लखनऊ गए। लखनऊ से शायद ज़ैड अहमद साहब थे, उन्होंने इनको पुणे बुलाया। शालीमार पिक्चर्स थी आई थिंक, या जो भी। वहाँ से फिर ये बॉम्बे चले गए थे। बाकी ये दिल्ली में काफ़ी साल रहे हैं, और दिल्ली में हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, पर फादर बताते हैं, फादर की भी उम्र छोटी थी, पर फादर बताते हैं कि सारे बड़े-बड़े जितने भी आज के आप नाम ले लीजिए, फैज़ साहब का ले लीजिए, मंटो साहब का ले लीजिए, बेदी जी का ले लीजिए, देलवी साहब थे आप, और भी जो भी नाम होंगे, इवन उपेंद्र नाथ अश साहब भी थे, ये सारे हमारे वहाँ घर में आया करते थे, और इन लोगों की वहाँ पे महफ़िलें हुआ करती थी। हमने और भी पढ़ा है कि चिराग हसन हसरत और ख्वाजा अहमद अब्बास वगैरह ये भी मिला करते रहे हैं। और ख्वाजा अहमद अब्बास चूंकि खुद भी एक बड़ा नाम थे, उन्होंने भी ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि जब कोई अफसाना लिखने बैठता हूँ तो ये कोशिश करता हूँ कि मेरे अफसाने में कृष्ण चंद्र की झलक नजर आ जाए। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। कृष्ण चंद्र जी की कहानियां आपने भी पढ़ी होंगी। आपको किस कहानी ने ज्यादा मुतासर किया, यानी आप किससे ज्यादा हम कहेंगे कि आपको किस चीज ने उनकी कहानियों में, यूं तो हर एक कहता है कि इनकी पिक्चराइजेशन जो है, जो नेचुरल है, ब्यूटी की बात करें या फितरत की बात करें, कुदरत की बात करें, वो बहुत इनकी कहानियों में जो है नजर आता है। इसके अलावा जो वक्त और हालात ने यानी करवटें बदली हैं, वो भी इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। आपको इनकी कौन कौन सी कहानी जो है ज्यादा इफेक्टिव लगी? और यूं तो राइटर को तो हर कहानी अपनी अच्छी लगती है, आपको इनकी किन किन कहानियों पे काम करने का कभी सोचा, या कौन सी कहानियां ऐसी हैं जो आप आगे भी ले जाना चाहते होंगे, इस तरह का कुछ? जी। देखिए, मैं तो देखिए ये कहूँगा, मैंने सारी कहानियाँ तो नहीं पढ़ी, क्योंकि कृष्ण जी ने 400 से लेके 500 कहानियाँ लिखी हैं, और करीब 35 से 40 नावल लिखे हैं। और बट मैंने काफ़ी कहानियाँ उनकी पढ़ी हैं। और उनकी कहानी कचरा बाबा, ज़िंदगी के मोड़ पे, अन्नदाता है। उनकी एक कहानी पार्टीशन पे है, एक तवायफ का खत, कायदे आज़म जिन्ना और पंडित नेहरू के नाम, हम वैशी हैं, और आपका शहज़ादा उनकी कहानी है, बहुत जिसमें भी जावेद अख्तर साहब, मेरा मुझे फ़ोन आया था, फिर मेरे को उन्होंने बॉम्बे बुलाया था। उसके उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे इस पे एक बनाना चाहता हूँ। मैंने फ़िल्म तो नहीं बनाई आज तक, पर एक मैं टेलीफ़िल्म बनाना चाहता हूँ, तो इसके राइट्स मुझे चाहिए। तो मैंने उनको राइटिंग में वो दे दिए थे। मैंने कोई उनसे फ़ीस नहीं ली है, मतलब इसके ऊपर। वाह, बहुत बड़ी बात। तो कचरा बाकी का आपने जिक्र किया, तो कचरे का एक छोटा सा इक्तबास, यानी जिसको हम कहेंगे एक रेफरेंस जो है, मैं यहाँ लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा कि ये दुनिया एक बहुत बड़े कचरे का ढेर है, जिसमें से हर शख्स अपनी पसंद का टुकड़ा, फायदे का कोई छिलका या मुनाफे का कोई चिथड़ा दबोचने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। अफसाना। तो ये कचरा बाबा है, और इसके मुसन्निफ जो हैं कृष्ण चंद्र जी हैं। कृष्ण चंद्र जी पे बहुत सा लिखा गया है, और बहुत सारे हम कहेंगे कि चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हों या पेजेस हों, बने हैं। कहीं कभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको लगा कि ये सही नहीं है कृष्ण जी के हवाले से? अभी मैं एक देख रहा था, किसी साहब ने शायद कोई मलिक हैं क्या है, उन्होंने पूंछ में उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। और डॉक्यूमेंट्री में कहीं डॉक्यूमेंट्री या कृष्ण जी के बारे में, ये नहीं है कि सब चीज़ें बड़ी अच्छी थी, बट एक जगह पे मुझे लगा, उन्होंने कहीं पे उसमें लिखा कि शायद कृष्ण चंद्र जी 8th में फेल हो गए थे। हालांकि कृष्ण जी कभी फेल नहीं हुए, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। कृष्ण जी ने एमए इन एलएलबी की, उन्होंने लॉ किया, क्योंकि उनकी हमारी दादी चाहती थी कि वो बैरिस्टर बने। अपनी माँ को खुश करने के लिए उन्होंने
लॉ कर ली थी। तो ये है। दूसरा, कई बार बीच में एक बार गूगल पे भी ये आ रहा था कि भाई कृष्ण जी एक फलाना था, पर कृष्ण जी देखिए जात पात को नहीं मानते थे। बेशक। अपने आगे कभी भी उन्होंने कृष्ण चंद्र चोपड़ा नहीं लिखा। हम पंजाबी खत्री लोग हैं, ना ही महेंद्र जी ने लिखा, ना ही सरला जी ने लिखा। मेरे फादर भी उपेंद्र नाथ ही लिखते थे। हम इस चीज को कभी भी कास्ट और उसको लिए हमारे नहीं मानते, बट फादर भी गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीजें देनी होती हैं। तो बाकी यह है कि कृष्ण जी ने बहुत सी कहानियां लिखी। देखिए हर राइटर का रहता है कि अगर वो 500 कहानियां लिखता है तो 500 कहानियां शाहकार नहीं होती। बेशक मुंशी प्रेमचंद जी हो, मंटो बिल्कुल। हो, कोई भी हो, उनकी 10, 20, 25 कहानियां बहुत बढ़िया होती हैं। कुछ मिडल, कुछ लो में आ जाती हैं, और उसके कई कई रीजन होते हैं। कृष्ण जी ने नावल भी एक से एक बढ़िया लिखे हैं। एक गधे की सरगुजिश्त है, एक गधे की वापसी है, एक गधा नेफा में है, पार्टीशन पे उनका नावल गद्दार है, और 52 पत्ते है फिल्म इंडस्ट्री पे। मतलब बिल्कुल। उन्होंने हर सुई से लेके हवाई जहाज तक लिखे। इतनी वैरायटी उनकी राइटिंग में थी, जो मेरे ख्याल से किसी भी राइटर में इतनी वैरायटी नहीं है। कोई भी अगर एक ही उसमें किसी ने भी किया हो, बट कृष्ण जी ने हर वैरायटी में लिखा, हर चीज में लिखा। और ये बात कृष्ण जी ने शायद 60-70 साल पहले बोली थी। फादर बताते हैं कि भाई मेरी कहानियां आज भी हैं और 70-70 साल बाद भी वही चीज होगी। और आप ये देख लीजिए, उनकी कहानी गड्ढा उठा के देख लीजिए, आज भी आपको सड़कों पे वैसे ही गड्ढे मिलेंगे जो उन्होंने अपनी कहानी में हैं। आप जामुन का पेड़ देख लीजिए, रेड टेबिल, आज भी आप फाइल इधर से उधर घूमने में कितना समय लगता है आपको पता है। कोई बिल्कुल। भी, अब कचरा बाबा की आपने जिक्र किया, कचरा बाबा कि आपने जो चीज कोट की, कचरा बाबा में एक चीज ये भी है कि वो आदमी कचरा बिनता हुआ खाता है, जो भी है, वहां पे उसको बच्ची मिलती है। वो बच्ची मिलती है और बच्ची को वो लेके उसको पालता है, तो उसकी सारी जिंदगी बदल जाती है। हाँ। उस कहानी में बहुत सारी चीज है कि उनका, उससे पता लगता है कि वो कितने, कृष्ण जी के दिल में कितना गरीब लोगों के लिए और कितना, और वो था। वो उसके बाद वो काम आदमी शुरू कर देता है, जो एक कचरे से वो करके कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है। गलीचा है उनकी कहानी, बालकोनी है, महालक्ष्मी का पुल है। कहानियां तो देखिए जी बहुत हैं। लोगों ने कई लोगों ने क्या है कि 10-20 कहानियां पढ़ी होती हैं, उसी के ऊपर बहुत सी चीजें बिल्कुल। बता देते हैं, बट जब तक राइटर के बारे में पूरा पढ़ा ना जाए तो। हर कहानी का अपना एक रंग होता है, अपना एक स्टाइल होता है, इसमें कोई शक नहीं। जी। और कृष्ण चंद्र जी की तो हर कहानी जो है अपने आप में एक नई कहानी, नए पैरामीटर्स, नए स्टाइल्स लेकर आती रही है। और जब हम भी मुंबई की तरफ गए तो हमारी भी पहली ख्वाहिश यही हुई कि महालक्ष्मी के पुल को देखा जाए। और आज की तारीख में, यानी कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद, गवर्नमेंट ने अभी भी उसको यानी ख़त्म नहीं किया है। मुझे मेरे दोस्त कह रहे थे कि जो हमारी बुक्स आती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए, उन बुक्स में अभी भी उस चौपाल को अभी बाकी रखा है, ताकि वो हेरिटेज की सूरत में बाकी रहे। कृष्णचंद्र जी पे यूँ तो हर आदमी गुफ्तगू करना पसंद भी करता है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, ख़ास करके इस दौर में जहाँ हम रहते हैं, और मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैं भी कृष्णचंद्र जी की उस सरज़मीन से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसे पुंछ कहते हैं, और उसी फुआरा बाग जो कृष्णचंद्र के नाम से जाना जाता है, कृष्णचंद्र पार्क, वहाँ मुजस्मा भी है। और उनकी जो ऐश है, जो राख है, वो भी वहीं एक चनार के पेड़ के नीचे। और अब तो ना सिर्फ बाग, बल्कि हमारे कॉलेज का नाम भी कृष्णचंद्र डिग्री कॉलेज पुंछ हो जी। गया है। जी। ऐसे में अब भी बहुत कुछ बाकी है, यानी पॉडकास्ट का ज़माना है, टेलीकास्ट का ज़माना है, टीवी का ज़माना है, मोबाइल, बहुत कुछ है। आप कृष्णचंद्र जी को और कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? अपने आप में तो वो बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नई टेक्नोलॉजी के साथ उनको जोड़ के क्या कोई ऐसा ख्वाब, कोई ऐसा
प्लान या कोई ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आपके ज़हन में? देखिए, पिछले 3 या 4 साल से तो मैं लगा हुआ हूँ इस चीज़ में, बट बीच में 2 या ढाई साल से तो ये कोरोना के कारण कृष्ण जी की कुछ किताबों के ऊपर स्क्रिप्ट लिखे जा रहे हैं, जैसे गद्दार, एक गधे की सरगुजिश, 52 पत्ते, एक वायलेंस समुंदर के किनारे, और भी कुछ हैं जिनके ऊपर स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, और उनके ऊपर या तो उसको पिक्चर की शक्ल में देखेंगे या फिर हम ओटीटी पे उसके लिए भी बात चल रही है। और ये भी मैं तो चाहूँगा कि भाई उन पे बायोपिक तो आनी चाहिए कृष्ण जी, जो कृष्ण जी की ज़िंदगी है, क्योंकि लोगों ने बहुत सी चीज़ें पता नहीं, कुछ चीज़ें जानकारी में हैं, कुछ नहीं हैं। तो कृष्ण जी की जब तक बायोपिक नहीं आएगी, तब तक पता नहीं लग पाएगा लोगों को कि कृष्ण जी क्या चीज़ थे। लोगों को ये भी नहीं पता कि कृष्ण जी भगत सिंह जी के साथ बहुत अरसा रहे, उनकी क्रांतिकारी पार्टी में रहे, और 3 महीने वो जेल में भी रहे, लाहौर जेल में रहे इसी संबंध में। तो ये तो जब रिसर्च का होगा, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अब फादर नहीं हैं, रेवती जी भी नहीं है, सरला जी भी नहीं हैं, जो उनके उनके साथ के जितने पुराने उनके दोस्त थे, सब जा चुके हैं। तो अब तो हम तो चाहते हैं कि कुछ लोग इस चीज़ पे आगे आएँ। उनकी हिंदी में रचनावली पे मैं काम कर रहा हूँ। हमारा एक पब्लिकेशन भी हाउस है। मैंने कृष्ण जी की करीब 30 उर्दू में बुक्स शाया की हुई हैं। मैंने अब्बास साहब की भी छापी है, महेंद्र जी की भी छापी हैं, रेवती जी की भी। करीब 30 से 35 हिंदी में भी कृष्ण जी की बुक्स आई हुई हैं, महेंद्र जी की भी हैं, रेवती जी की भी हैं, और करीब 10-12 किताबें ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी कृष्ण जी की हैं, और अभी करीब 4000 पेज कंपोज हिंदी में तो हो चुके हैं, बट उर्दू में कुलियात आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने लोग पीएचडी करते हैं, एमफिल कर रहे हैं, इतनी डिमांड आती है। कभी मुझे औरंगाबाद से फ़ोन आएगा किसी बच्ची का कि मैं अंकल एमफिल कर रही हूँ। अब मेरे पास जो चीज़ होती है मैं भेज देता हूँ। कोई जेएनयू में कर रहा होता है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अलग-अलग जगहों से लोग कर रहे होते हैं। एक जम्मू के ही बच्चे ने भी जेएनयू से एमफिल किए है, रविकांत करके है, अब तो सरकारी नौकरी भी लग गई उसकी। उसने भी कृष्ण जी पे की थी, तो सारी मैंने हेल्प करी थी। बट कुलियात का एक होता है, एनसीपीएल को चाहिए कि भाई कुलियात उनको निकालनी चाहिए। पहले एक बार 2014 में इस पे काम शुरू हुआ था, मेरी खतो-खदावत भी शुरू हुई थी। लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा, क्या नहीं रहा, कि भई, और वो काम मामला, क्योंकि उनकी तरफ से लेटर भी आया था, उन्होंने राइट्स का भी पूछा था, मैंने सब बताया था। फिर शायद क्या हुआ, क्या अंदर की के रही, आई डोंट हम नो। हम भी कोशिश करेंगे पवन साहब के अपने जितने भी हमारे सोर्सेज हैं, हमारी जितनी भी कोशिश हो पाएगी, हम एनसीपीएल को ये ज़रूर लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि जहां प्रेमचंद जी का इतना ज़ख़ीम जो है वॉल्यूम यानी कुलियात जो है 20 वॉल्यूम में, 20 वॉल्यूम में। तो वो अगर सामने आ सकता है तो कृष्ण चंद्र जी भी जो है इस पाए के हैं कि उनका एक ज़ख़ीम कुलियात जो है आवाम के हाथों में आना चाहिए। और बहुत सारी एमफिल्स, बहुत सारी पीएचडीज हुई हैं, बहुत सारे स्पेशल प्रोजेक्ट्स जो हैं कृष्ण चंद्र जी पे हुए हैं। लेकिन वही बात है कि अगर पूरा, जैसे अभी आपने भगत सिंह की बात की, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि उनको जो अवार्ड्स मिले हैं, अब देखिए कि उनको पद्म भूषण, मैं भी कहना भूल गया, जबकि हमें शुरू में ही कहना चाहिए था कि हम आज उस अदीब की बात करें जिन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के हाथों से भी उनको नेहरू श्वेत अवार्ड जो सोवियत है वो सोवियत मिला। जी, जी। सोवियत तो मैं नेहरू जी, जी। तो इन अवार्ड्स की भी कोई रुदाद, कोई कहानी जब ये लेने गए, या क्या कभी आप इस दौर में या इनके साथ रहे, या कभी कोई देखा, कोई ख़ास लम्हा, कोई मोमेंट? देखो, 69 में इनको पद्म भूषण मिला था। मैं उस समय 9 या 10 साल का था। हमें तो पद्म भूषण का मतलब भी नहीं पता था उस समय।
जी। कि क्या है, बट एक मुझे चीज़ याद है आज भी, शायद हमारे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनकी ये है 69 में 24 या 25 जनवरी की बात है, हमारी दादी जी की तबीयत खराब होती है और हमारे फादर साहब दिल्ली में उनको वेलिंगटन हॉस्पिटल, जो अब राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, उसमें लेके जाते हैं। तो काफ़ी तबीयत खराब है, बट डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ है, और बट वो कह रहे हैं ये भी कुछ मिनटों की है, पर वो एक निकल रात निकल जाती है और अगली दिन भी आ जाता है, तो वो पता नहीं ऊपर देख रही हैं कुछ क्या है, और कोई वो नहीं है, बस इतने में अनाउंसमेंट होती है। 24 या 25 तारीख है, मुझे नहीं पता, अनाउंसमेंट होती है कि कृष्ण चंद्र जी को पद्म भूषण अनाउंस करते हैं, गवर्नमेंट करती है। फादर बताते हैं कि भाई उनको कि भाई कृष्ण जी को, भाई साहब को पद्म भूषण अवार्ड मिला है भारत सरकार से। हम्म। तो वो उसके बाद 26 जनवरी को ही उनकी डेथ हो जाती है, उसके साथ ही हमारी दादी की। तो इधर कृष्ण जी के पास ये खबर पहुंची है कि भाई पद्म भूषण की, लोग तांता बधाई देने का लगा हुआ उनके यहाँ, साथ में इधर से खबर पहुंचती है कि भाई उनकी माता का इंतकाल हो। अब उनकी एक पोजीशन देखिए कि कैसी पोजीशन हो जाती है कि कुछ लोग आ रहे हैं, बंदा न हंस सकता है न रो सकता है, तो ये उनके साथ एक वो भी रही। ये एक वही है कि ये ट्रेजेडी होती है। ये एक ऐसा हादसा, एक ऐसा अलमिया कि जहाँ खुशी भी मिली तो वो भी मतलब देखिए कि ऐसा गम लेके आई। बहरहाल ये भी हमारे नाजरीन के लिए, जो हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, बहुत ही अहम जानकारी थी कि देखिए एक तरफ अवार्ड का हासिल करना और दूसरी तरफ अपनी ज़िंदगी की कीमती शय जिसके ज़रिए वो इस कायनात में आए और फिर जिनको अपना इतना अजीज जाना, वो इस दुनिया से चल बसे। अ, ये अजीब और इत्तेफाक है। बहुत सारे प्रोफेसर हमीदुल्लाह खान साहब आपको आदाब कह रहे हैं, अशोक कुमार अदा पारी साहब कह रहे हैं कि एनसीपीएल को पहल करनी चाहिए। आयशा सिद्दीका दरभंगा से हैं, और सैयद आसिम रऊफ साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि इनकी रचनाएँ जो हैं, सारी तख्लीक़ात जो हैं, वो बेहद मुफ़ीद हैं और सामाजिक सरोकार को उन यानी एक मकसद के तहत लिखी गई हैं। मुस्कान सागर साहिबा हैं, यूसुफ गिलकार साहब कह रहे हैं कि मेरी तरफ से परवीन चोपड़ा जी को आदाब कहिएगा। मुमताज़ हुसैन सैयद हैं, शाहिद शब्बीर साहब हैं, साहिबा शाज़ली साहिबा कह रही हैं कि कृष्ण चंद्र जी के बारे में आज तफ़सील से आगाही हो रही है। आपको और हमको दोनों को इस्तकबाल किया जा रहा है। गोरखपुर से आपको सलाम दे रहे हैं आसिम साहब। जी, आफ़ताब मीर साहब हैं, गिलकार साहब हैं, डॉक्टर ज़ाहिदा परवीन साहिबा हैं। जाए पैदाइश के बारे में इन्होंने लिखा है, तो जाए पैदाइश आपने बता दिया, भरतपुर। तो अमानुल्लाह सागर साहब हैं, वो आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। मुज़फ़्फ़र नाज़नीन, ये आपको आदाब कह रहे हैं। शब्बीर भट्ट साहब हैं कश्मीर से, ये आपको बल्कि हम दोनों को सलाम कह रहे हैं। परवेज़ शहरयार साहब दिल्ली से हैं, बहुत अच्छे। एनसीपीएल में ये मैक्सिमम बुक्स जो हैं इनके हाथों से निकली हैं, वो भी कह रहे हैं कि आपका इस्तकबाल है, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। अकरम अंसारी साहब हैं, नियामतुल्लाह साहब हैं, मुजाहिद अंसारी साहब हैं, फिरदौस सोफ़ी नाज़ साहब हैं, और बहुत सारे नाम जो मैं इस वक़्त अपनी स्क्रीन पे देख के पढ़ के आप तक पहुँचा रहा हूँ। प्रतिमा सिन्हा साहिबा हैं, वो आपको आदाब सलाम कह रही हैं। तो सलाम। इस बीच में हम अपने तमाम व्यूअर्स के साथ भी जुड़े रहते हैं ताकि उनको भी लगे कि हमें भी देखा जी। जा रहा है, आपको भी सुना जा रहा है। अ, आपने इतनी कहानियाँ इनकी पढ़ी हैं और पब्लिशिंग हाउस भी है आपका। क्या खुद भी कभी लिखने की कोई सूझी, कोई पहल की, कोई कहानी, कोई फ़िल्म? नहीं, मेरे को नहीं, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला। बेसिकली मैं एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर था और मेरी पोस्टिंग बाहर होती रही। मैं उत्तराखंड रहा, मैं पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हर 4-5 साल बाद ट्रांसफ़र होती रहती थी, तो मैं ये काम तो नहीं कर सका। बट मेरा जो बड़ा बेटा है वो कुछ लिख रहा है, और माशाल्लाह। वो फ़िल्म इंडस्ट्री में है, वो एज़ ए
हीरो आ रहा है। क्या अभी बात। उसकी एक पिक्चर आ चुकी है टोरबाज करके, जिसमें वो एक टेररिस्ट का रोल था हबीबुल्ला करके। वाह। और मेरा जो छोटा बेटा है, इज ए डॉक्टर इन न्यूरोलॉजिस्ट का दिल्ली में। बाकी हमने पब्लिशिंग हाउस है, लिखने की कभी कोशिश भी नहीं की। अब ये है कि एक बार उर्दू सीखने की करी थी और उर्दू सीखी थी थोड़ा बहुत, 1 डेढ़ महीना करने, फिर ट्रांसफर होगी, बाहर चले गए, फिर वो रुक गया। बट अब ये है कि सोच रहा हूँ फिर से स्टार्ट करूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, हल्का हल्का जिसे कहते हैं ना, काम जी। चलाने के लिए, बुक्स के लिए। अदरवाइज मैं ये भी जानना चाहूँगा सर कि क्योंकि कृष्ण चंद्र जी की जब हम जिंदगी पर नज़र दौड़ाते हैं तो शादी चूँकि एक अहम मसला रहता है हर शख्स की जिंदगी में। हालांकि ये वक्त नहीं था क्योंकि हम उनकी लिटरेरी लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सलमा जी का एक इंटरव्यू हमारे बड़े भाई लियाकत जाफरी ने किया था कि उसमें उन्होंने कहा था कि कृष्ण चंद्र जी जो हैं ये पुंछ में ही पैदा हुए हैं, तो उन्होंने वीडियो भी वायरल किया था। तो सलमा साहिबा के हवाले से मैं कुछ जानना चाहूँगा, क्या उनसे आपकी कभी कोई मुलाकात रही, उनके साथ कोई गुफ्तगू, उन्होंने कृष्ण चंद्र को कैसा पाया और किस हद तक वो उनके साथ रही? देखिए, सलमा जी से मेरी बहुत मुलाकात हुई। और क्योंकि मैं पिछले 11-12 साल से मेरा बॉम्बे में मेरा बेटा है, तो मेरे 4-5 चक्कर वहाँ पे लगते हैं। तो जब भी जाना तो फिर सलमा जी के पास मेरे जाना होता था, बेटा भी जाता था, और 3-3 4-4 घंटे में उनके साथ बैठ के और उनके साथ सारी पुरानी बातें उनके साथ करी जाती थी। इवन कि जब उनकी डेथ थी, तो जैसे ही मुझे पता लगा तो मैं इमीडिएटली बॉम्बे पहुंच गया था और आईसीयू में थी। मैं उनसे मिला था। उनकी जो पोती थी कौसर मनी, वो थी उनकी, दोनों दूसरी पोतियां भी वहां थी। तो हम 1-2 घंटे रहे, पर अगले दिन उनकी डेथ हो गई थी। वहीं उनको ओशीवारा में ही, जो वहां पर ले जाके उनको दफनाया गया था, हम भी साथ गए थे, मैं भी और मेरा बेटा भी साथ था। देखिए, सलमा जी और कृष्ण जी जब से भी 55 या जो भी साथ रहे, दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जहाँ की यहाँ तक भी बातें आती थी कि कृष्ण जी की डेथ के बाद कि शायद सलमा जी अलीगढ़ वापस चली जाएंगी, पर सलमा जी ने वो घर छोड़ा नहीं और उन्होंने सारी जिंदगी कृष्ण जी के साथ ही काट दी। इवन की लास्ट के जो डेज थे, लास्ट के डेज में उनको न्यूरो प्रॉब्लम हो गई थी, जिसमें वो चीज़ें भूलती थी। तो जब भी मैं जाता, वो कह रहे अरे भाई, कृष्ण जी आए थे, वो कह रहे थे कि भाई क्या बनाया है, मतलब एक हेलोनेशन की तरह से उनको कुछ ऐसी चीज़ें आ रही थी। तो वो उस तरह की प्रॉब्लम उनको बाद में आई थी। बट जब भी जाना उनसे, उन्होंने कृष्ण जी के बारे में बताना, कहाँ गए थे, कैसी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस होनी। उनके बुक्स की उन्होंने, जब उनकी बर्थ सेंचुरी के ऊपर था तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर जहाँ जिस कॉलेज में कृष्ण जी पढ़े थे, तो उनके शायद भाई ने वहाँ से उनको वीडियो भेजा था कि उन्होंने पूरा कॉलेज सजाया था उनके 100 साली थे, जब 100 साल के कृष्ण जी 2014 में हुए थे। तो उन्होंने वो बताई थी बातें, ये सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस होती थी। फिर उसके बाद मैं नहीं होता था तो मेरे बेटा वहाँ उनके साथ पास जाता रहा, और अगर कहीं उनको जाना होता था तो बेटा उनको ले जाता था। जैसे कभी अ, आमिर खान जी के वो भांजे की शादी थी तो उसमें ले जाना था, या उनके वो फादर की डेथ हुई थी तो वो बेटा उनको साथ उनको वहाँ लेके गया, जो भी कुछ और होता था। तो हमारे ताल्लुक ठीक रहे, अच्छे रहे, कोई हमारे साथ कोई किसी तरीके की वो नहीं रही किसी तरीके से। ना तो उधर कृष्ण जी की जो बेटा हैं, बेटी हैं, उनके साथ भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं वही और पूछने लगा था, जो कृष्ण चंद्र की पहली
शरीके हयात बनी श्रीमती मेरे ख्याल विद्यावती विद्या, विद्यावती हाँ विद्यावती चोपड़ा। विद्यावती। तो विद्यावती से उनके यहाँ दो बेटियां और एक बेटा। हाँ, एक एक बेटा है रंजन चोपड़ा, जो भी हैं पर अभी काफी बीमार चल रहे हैं, अभी मैं बॉम्बे में था। और जी उनकी बड़ी बेटी कपिला वर्मा है अब शादी के बाद। उनका अलका, बेटा है कपिला 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 कपिला। कपिला चो कपिला चोपड़ा वर्मा। कुछ अलका जो थी वो थोड़ी मेंटली अनसाउंड थी, उनकी डेथ हो गई, वो पूना में एडमिट थी। और उनका भी कृष्ण जी ने बहुत इलाज कराया था। तो अंदर से तो बहुत सी चीज़ों से कृष्ण जी टूटे ही हुए थे, अब ऊपर से तो इंसान कुछ हाँ भी जी। रहे। तो ये जो कृष्ण चंद्र जी का हम सुनते हैं, बल्कि कभी कभी आपसे भी जब बात हुई तो उसमें कि घरों को जोड़ के रखना और घरों घरों को चलाना, ये जिम्मेदारी वो कैसे निभा पा रहे थे, क्योंकि एक शख्स जिसका जरिया कलम है और अपने घर का बड़ा फर्द होने के नाते ये कितनी बॉन्डिंग रही, मतलब थोड़ा सा हमारे। देखिए, पहले तो बॉन्डिंग पे बताऊं कि कृष्ण जी की अपने भाई बहनों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त बॉन्डिंग थी। कृष्ण जी की महेंद्र जी से, उनकी बहन सरला जी से, और मेरे फादर को ब्रदर कम और बेटा ज़्यादा मानते थे, क्योंकि उनका 15-16 साल का उनका एज का डिफरेंस था। और बाकी ये है कि बॉन्डिंग का तो मैं ये बताऊं आपको कि एक छोटा सा किस्सा बता देता हूँ कि हमारी दादी अकेली दिल्ली में रहती थी, दादा की डेथ हो गई थी, तो फादर भी ग्रेजुएशन करके बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। और वो ख्वाजा अहमद अब्बास साहब के साथ, उनके साथ जुड़ गए थे, बाद में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए थे। कृष्ण जी भी वहीं थे, महेंद्र जी भी वहीं थे। तो एक बार दिल्ली से खत आता है, हमारे जहाँ 30 जारी की बात करते हैं, तो वहाँ से आता है कि भाई हमारी दादी शायद कुंभ के मेले में हरिद्वार किसी के साथ गई है, 1 महीना हो गया अभी तक आई नहीं है। जब पता लगता है तो महेंद्र जी इमीडिएटली हरिद्वार के लिए रवाना हो जाते हैं। तो कृष्ण जी उनको कहते हैं, हमारे फादर को, कि भाई अब आप दिल्ली में ही शिफ्ट कर जाओ, माँ के पास अब आप रहो। तो हमारे फादर ने एक बार नहीं बोला। अब्बास साहब के यहाँ उनको करीब 450-500 रुपये महीना मिलता था, दिल्ली में आके कोई नौकरी नहीं थी, तो दिल्ली में आ गए। दिल्ली में आके फिर उनको गवर्नमेंट में यूडीसी या असिस्टेंट की 151 रुपये की नौकरी से शुरू किया उन्होंने अपना। बट ये है कि भाई ने कहा, और आज आज अगर कोई अपने बच्चों को भी कह दो ना कि तुम यूं कर लो, तो कोई करेगा नहीं। सही तो पर बात। ये किशन जी सारी जिंदगी ये तो बोलते रहे कि यार मैंने तेरे साथ किया, मैं तेरे तलाफी करूंगा, उर्दू में क्या उसका जो भी है जी कि जी। भाई मैं कंपनसेट करूंगा या जो भी है। और जो भी रहा, मतलब भाइयों बहनों में इतना है कि जब महेंद्र जी की डेथ हुई थी, महेंद्र जी की डेथ और सरला जी की डेथ के बाद तो कृष्ण जी टूट गए थे। और भी टूटे होंगे बेश। टूटे क्या, वो उनको पेस मेकर लगा हुआ था, जो रशिया ने भेजा था, क्योंकि रशिया में भी इनकी किताबें तो, और चाइना में, और हर कंट्री में 65 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन है इनकी, ट्रांसलेशन में, जी वर्ल्ड जी। की। और इंडियन की 16-17 जितनी लैंग्वेजेस सब में ट्रांसलेशन, तो पेस मेकर भेजा। तो फादर बताते हैं शायद उन्होंने ना अपनी छाती पीट ली थी महेंद्र जी की डेथ पे। हो। महेंद्र जी के साथ उनका ना इतना प्यार था, टोटली भाई भी थे, दोस्त भी थे, क्योंकि बहुत ज्यादा एज डिफरेंस नहीं था। फिर दोनों बॉम्बे में भी साथ रहे, फिर दोनों पिक्चरों में भी स्टोरी डायलॉग इकट्ठे लिखा करते थे। फिर उसके बाद सरला जी की भी एक्सीडेंट में डेथ हुई। सरला जी की पहले हुई थी, फिर महेंद्र जी की डेथ हुई थी, फिर हम्म। उसके बाद कृष्ण जी की। पर भाइयों में इनका बहुत प्यार था। भाइयों में क्या, कृष्ण जी का तो इवन उनको कजन्स में तो इंसान दोस्त राइटर कहा जाता है कि वो अगर उनकी कहानियां देखी जाएं तो ऐसा लगता है कि वो हर एक के दोस्त बनते हुए नजर आते हैं। बहुत सारी फिल्में भी उन्होंने बनाई हैं, कुछ नाम तो मुझे जहन में है, बच्चों के लिए भी बहुत लिखा है, ड्रामेज भी लिखे, कुछ स्केचेस भी उन्होंने तैयार किए, कहानियों में यानी जो डायलॉग्स लिखे,
कुछ की कहानियां लिखी, जैसे धरती के लाल है या दिल की आवाज है, दो चोर हैं, दो फूल, मनचली है, शराफत है, ममता है। तो हमराई है। हाँ, तो इस तरह की फिल्में, और मैं ये भी चाहूंगा कि चूंकि आप मरकज में हैं, दिल्ली में हैं, तो इन फिल्मों को अगर कहीं कुछ ऐसा कोई नई, जिसको हम कहेंगे पुरानी फिल्म नए अंदाज में, या इन्हीं फिल्मों को दोबारा से अगर ये आज की डेट में कुछ पॉलिश करके मार्केट अब में लाई जाए। अभी देखिए ऐसा है कि ये तो उस समय जो चीज़ें थी, उस समय स्क्रिप्ट के हिसाब से किसी ने डायलॉग करे, किसी ने लिखवाई। शराफत थी, वो इनकी किताब के ऊपर थी, जिसमें हेमा मालिनी, धर्मेंद्र जिसके अंदर थे। अब हम चाह रहे हैं कि जो इनका एक्चुअल वर्क है, जो उसके ऊपर कहानी है, उसको अडॉप्ट करके कहानी को और उस पे बननी चाहिए। जैसे इनकी मैं भी पढ़ गद्दार। रहा था। जी जी, जामुन का पेड़, इस पे कोई मुझे जहन में नहीं है, कोई है जिन्होंने लिखा था कि मैं जामुन के पेड़ पे एक फिल्म बना रहा था, तो वो मुझसे ज्यादा खींची नहीं गई, आधे घंटे तक ही और उसमें टाइम में मैनेज कर पाया। तो क्या इनकी कोई ऐसी कहानी है जिसमें ऑफिशियल जो क्रिटिसिज्म किसी पे कर पाए, क्योंकि उसमें अब जामुन का पेड़ अभी कुछ देर पहले जो है हम निसाब में यानी सिलेबस में पढ़ा करते थे, अब वो सिलेबस से बाहर होगी। ये भी एक बड़ी, मैं कहूँगा कि बदकिस्मती की बात है। ऐसी चीज़ें जो हमारे सिस्टम के खिलाफ तो नहीं, बल्कि हम कहेंगे कि सिस्टम की एक तस्वीर को पेश करते हैं, वो ना जाने क्यों कभी बाहर हो जाती हैं। तो जामुन के पेड़ की तरह क्या कोई आपको कहानी और लगती है? हो सकता है वो भाई हमारे सुन रहे हो, तो भाई जिस पे फिल्म जामुन के बनाई। पेड़, देखो जामुन का पेड़ है, देखिए उस पे शॉर्ट फिल्म बन सकती है। आप गड्ढा है, जो जो जामुन के पेड़ की तरह ही है। बिल्ली और वजीर करके है उनकी कहानी, वो सब ये रेड टेपिज्म पे है, ये गवर्नमेंट के वर्किंग के ऊपर है। ऐसी उनकी बहुत सी कहानियां मिल जाएंगी कि जो जिसके ऊपर आप और कई चीज़ों को कंबाइन करके भी किया जा सकता है। ये तो देखो राइटर और जो करने वाले हैं, जिन्होंने इसको लिखना या बनाना, वो कैसे उसको कंबाइंड अडॉप्ट करके करते हैं, तो ये उसको वो कर सकते हैं। और अगर कोई किसी को चीज़ है तो मुझसे पूछ सकता है, मैं कई चीज़ें और हो सकती हैं निकाल के दे सकते हैं। तो ये सारी तो चीज़ें हैं। इस बीच में क्योंकि बहुत सारी बातें हुई भी हैं, अभी बहुत सारी चीजें रह जाएंगी, लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा, क्या आप ने कोई ऐसा लंबा सफर, जैसे हम आखिरी सफर कृष्ण चंद्र जी का, और एक खत जो है अयूब शबनम जी को मिला, और उसमें उन्होंने चाहत जाहिर की थी कि मेरे लिए दो कमरे बनवाए जाएं, मैं पूंछ आना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। तो उस सफर के दौरान, या जो वो इन पे फिल्म बन रही थी, उस दौरान आप कहीं रहे साथ? मैं उस दौरान पूरे समय साथ रहा। हम्म। मैं दिल्ली से उनके साथ जम्मू, जम्मू से पुंछ, पुंछ से कश्मीर, पहलगाम, गुलमर्ग, सब साथ रहा मैं उनके। क्या और बात। पुंछ में गीता भवन पे उनके लिए एक जलसा हुआ था, मैं भी वहाँ पर छोटा हूँ, मतलब बहुत नज़र आ जाऊँगा मैं। साइड में मैं जो सोफ़ा या जो पड़ा उसमें बैठा हुआ हूँ मैं। क्या और उसके बाद उस तो वो थे शायद चीफ मिनिस्टर, मुझे याद है मीर कासिम साहब थे, और उन्होंने स्टेट गेस्ट डिक्लेयर किया था। और साथ में गाड़ियाँ चलती थी जो भी हैं, हम तो छोटे होते थे। बट मुझे याद है कि उस समय शायद एजुकेशन सेक्रेटरी रेंजू साहब थे। मुझे आज भी क्या नाम याद है, क्योंकि याद इसलिए भी है कि उन्होंने अपने घर पे खाने पे बुलाया था, दस्तरखान पे बुलाया था, जो आज भी हमें याद है क्या कि क्या जो बात। जो उन्होंने 20, 30, 40 डिशें वहाँ खिलाई थी। बॉम्बे वाले तो मना ही कर रहे थे, क्योंकि वो उनका एक अलग बॉम्बे वालों का है। पर आज भी वो चीज़ें रहन से उस समय थे। एक सरदार जी थे जो पीआरओ साथ लगाए हुए थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, कुलजीत सिंह से थे या क्या थे, वो हमारे साथ थे, सारे समय रहे हैं। अब पता नहीं सुन रहे हो, हम तो छोटे थे, अब तो वो शायद हो सकता है 75 साल के हों या कितने के हों, आई डोंट नो। पर वो उस समय, तो वो सफ़र बड़ा अच्छा रहा था। उस समय हमें कुछ कृष्ण जी के बारे में तब कुछ पता लगना शुरू हुआ कि भाई, अदरवाइज तो जब वो घर आते थे, हम तो सोचते थे ताया जी आ गए हैं, उन्होंने आना।
आके बैठना, हमसे पूछना, जैसे एक आम आदमी आते हैं और आम आदमी की तरह ही रहते थे। अगर जब तक दादी थी तो दादी के पास बैठना, उनके हाथ से खाना खा रहे हैं, या जब उनकी डेथ के बाद फिर घर में आके हमसे पूछना उन्होंने कि भाई क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, कितने नंबर आए हैं, जैसे घर का बड़ा बाप वगैरह पूछते हैं वैसे ही करते थे। हमें नहीं पता था कि वो एशिया का इतने बड़े राइटर भी। राइटर हैं या क्या है, या फिल्म भी आ रही है। छोटे होते थे 10, 12, 15 साल को, हमें नहीं इतनी जानकारी थी। आजकल के तो बच्चे 10 साल में इतने तेज हो जाते हैं, उस समय और आज में जमीन आसमान का फर्क अपनी है। फिल्म बना लेते हैं, बेशक बेशक। बाकी इस आपने अयूब देख, शबनम साहब से भी कोई आपकी कोई मतलब कोई हाँ, खतों किताबत जिसमें? जी मैं खतो किताबत नहीं, मैं करीब शायद 2012-13 में मैं जम्मू गया था एक शादी के सिलसिले में। मेरे एक दोस्त की बेटी की शादी थी, तो उस समय मैं एक दिन के लिए मैं पुंछ गया था। तो टाइम था, तो मॉर्निंग में हमने वहाँ से टैक्सी ली थी। तो शबनम साहब मेरे कॉन्टैक्ट में अभी भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, वैसे फ़ोन नंबर है। तो उनसे फिर मेरी फ़ोन पे बात हुई, तो मैं सुरनकोट में रुका था। तो उन्होंने वहाँ डाक बंगले में, डाक बंगला था या सर्किट हाउस था, जो भी था, उन्होंने वहाँ पर एक छोटी-सी टी पार्टी रखी थी, जिसके अंदर वहाँ के लोकल 4-5 लोग, कोई एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर, जो भी कुछ 5-6 लोगों को उन्होंने बुलाया था, और उसके बाद उनके साथ वहाँ पर तो मैं किताबों का, कृष्ण जी का सेट भी ले गया था और दे आया था, और मैं एक सेट पुंछ डिग्री कॉलेज में भी दे के आया था। और उसके बाद भी शबनम साहब 1-2 बार दिल्ली आए, मुलाकात हुई है। वो आए थे, शायद उनकी पोती या बेटी कहीं एडमिशन था, जामिया में था कहीं था, तो या पता नहीं आगे कहीं था, तो मैं उनसे रेलवे स्टेशन पे मिला था। तो उनके साथ मुलाकात तो हुई है, बातचीत तो होती रहती रही है। पुंछ में एक नाम हमारे केडी मैनी भी है, और जी, उसके बाद शेख उनसे सज्जाद भी साहब हैं। वो उनसे भी कहते मुलाकात हैं हुई कि थी। जी जी, शेख सज्जाद साहब का ये कहना है कि वो एक तस्वीर भी मुझे दी है उन्होंने कि देखो भाई, जब ये सुरनकोट से पुंछ जा रहे थे हम इनके साथ थे, तो सुरनकोट में कुछ स्कूलों में भी इन्होंने विजिट किया, क्योंकि हर जगह रुक रुक के इनको लोग देखने आते थे, और फिर इनको अपने अपने घरों में, स्कूल्स में, ऑफिस में लेके जा रहे थे कि कृष्ण चंद्र जी आए हैं। तो वो एक बारात जैसा, मतलब एक समा था कि हम उनके पीछे पीछे आगे पीछे दौड़ते हुए निकलते जलसा जा रहे जलसा थे। कह लीजिए, वो चल रहा था उनके साथ पूरा एक। जी 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 जी। और इस बीच में बहुत सारे दोस्त साथी जो उनको उस जमाने में जानते थे, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, या के हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह के, वो जो एक हम कहेंगे कि राइटिंग स्किल है उनके यहाँ जो था, उनकी आने वाली जो पुश्तें जिनके आपने नाम बताए, क्या इनमें से कोई लिख पा रहा है आजकल? जैसे आपने कहा अलका जी हैं, ये क्या नाम है नहीं, उनका? नहीं, नहीं, रंजन भाई साहब भी नहीं लिख रहे, और अच्छा कपिला जी। दीदी भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी अपनी फैमिली के साथ है, उनका अपना बेटा-बेटी है, हस्बैंड है। और रंजन भाई साहब भी नहीं लिखते हैं, ना ही इधर मैं, मेरा छोटा भाई, रेवती जी के भी बच्चे हैं, दोनों बेटे, वो भी वेल सेटल रहे हैं, बहुत सीनियर पोजीशन से रिटायर हुए हैं, वहाँ भी नहीं है। तो ये बेसिकली एक यहाँ आके सारी जिम्मेदारी अब आप आप ही पर है। नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो कर ही रहा हूँ, बट मेरा जो बड़ा बेटा है, वो जी वो चीज़ें कर रहा है, चीज़ों को, उसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है उनको, क्योंकि वो उस लाइन पे है, लोगों को पता लगता है कि ये भाई ग्रैंडसन है कृष्ण चंद्र का, तो चीज़ें पता लगती हैं। तो बाकी आपने क्वेश्चन पूछा था कि भाई, जो बीच में बातों में रह गया, कि कृष्ण चंद्र मेरे ख्याल से वाहिद एक ऐसा राइटर है कि जो जिन्होंने पूरी अपनी किताबों से ही, उसके पैसे से ही अपना फैमिली या घर चलाया है। अदरवाइज बहुत से राइटर्स रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, साथ में पार्ट टाइम राइटिंग का काम कर रहे हैं, इस तरह की बिल्कुल। चीज़ें। चंद्र जी का कई बार कई लोग बोलते हैं, कई चीज़ों के लिए है कि भाई कृष्ण जी की राइटिंग में कुछ
कमज़ोर नावल या कमज़ोर कहानियाँ, बट लोगों को ये नहीं पता कि जब किशन जी को 73 या 4 में उनको पहला हार्ट अटैक पड़ा, फिर दूसरा पड़ा, तीसरा पड़ा, तो डॉक्टरों ने उनको लिखने से मना कर दिया था कि आपने बिल्कुल नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लिखना है। बट अब घर का खर्चा भी चलाना है और पब्लिशर लाइन लगा के खड़े होते थे, कृष्ण जी की किताब चाहिए। तो उस समय कृष्ण जी ने कुछ नॉवेल्स भी लिखे हैं, कुछ ऐसे भी लिखे हैं जासूसी नावल, नॉवल टाइप, जी। जासूसी नावल उन्होंने 3-4 लिखे हैं। वो पहलगाम का क्या ऐसे करके कुछ 3-4-5 उन्होंने वो लिखे हैं। बट लोगों को ये नहीं पता कृष्ण चंद्र जी को 5 घर का खर्चा चलाना होता था। आज एक आदमी को एक घर का खर्चा नहीं चला सकता। बिल्कुल। आप एक घर का खर्चा नहीं चला सकते हैं आज, उसमें उनको 5-5 घरों के खर्चे चलाने होते थे। क्या बात, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल होता है इंसान को, जो किसी भी राइटर का, किसी भी राइटर की अच्छी चीज़ को पकड़ना चाहिए कि मुंशी प्रेमचंद की अच्छी चीज़ क्या है, मंटो की अच्छी चीज़ क्या है, आप राजेंद्र सिंह बेदी की अच्छी चीज़ क्या है, इस्मत चुगताई जी की क्या, बाज साहब की क्या है, रविंद्रनाथ। आप ये मत ढूंढिए, अगर आप ढूंढने लगेंगे तो आपको मंटो की भी बहुत कहानियां या चीज़ें मिल जाएंगी, आपको मुंशी प्रेमचंद जी की भी मिल जाएंगी। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, मैं कोई किसी को वो नहीं करना चाह रहा, बट ये सारी चीज़ें जो कई बार, क्योंकि कई जगह पे कई लोग क्रिटिक देते हैं जी ये था, वो इस समय ये रहा, वो रहा। अरे भाई, जो उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, अगर उनकी 20-25 कहानियाँ भी A1 कहानियाँ, उनके नावल किसी ने 40 नावल नहीं लिखे होंगे। भाई आप नाम लेके कहत पर बताइए। उन्होंने बेशुमार, मतलब मैं कहूँगा कि कहत जब हुआ, उस पे इतना अच्छा नावल, और जब पार्टीशन हुई उस पे अच्छा नावल, और रोमांस देखिए, यही होता है कि ये बेशक हम कह सकते हैं कि तरक्की पसंद की दरियाफ्त थी। लोगों ने कहा कि ये तरक्की पसंद तहरीक का, यानी जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट वो एक मूवमेंट चली थी, प्रोग्रेसिव मूवमेंट, जी। उसके जो 4 पिलर माने जाते हैं, चाहे वो सादत हसन मंटू हो, इस्मत चुगताई हो, या फिर बेदी हो, तो कृष्ण चंद्र, ये 4 ही ऐसे पिलर थे, और इन चारों में भी सबसे तगड़ा और सबसे कवि, सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अगर कोई पिलर बुनियादी माना जाता है तो वो कृष्ण चंद्र जी को माना जाता है, क्योंकि कृष्ण चंद्र की राइटिंग जो थी वो बहुत शेड्स वाली थी। उन्होंने कहत पर भी लिखा, उन्होंने पार्टीशन पर भी लिखा, उन्होंने रोमांस पर भी लिखा, उन्होंने अस्मत दरी, दंगे, फसाद, इस पर भी लिखा, उन्होंने फितरत नेचर पे भी लिखा। तो इतनी सारी वैरायटीज जो हैं बेदी के यहाँ नहीं मिलती। उन्होंने फेमिन पे लिखा, बंगाल फेमिन पे भी लिखा उन्होंने। बिल्कुल, कालू भंगी का नाम लेना रह गया, कालू भंगी। बिल्कुल, कालू कालू भंगी, भंगी जैसा नाम। कालू भंगी जो कहानी है, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। ठीक है, कृष्ण जी ने फिक्शन लिखा, बट मैं इसको फिक्शन कम रियलिटी रियलिटी ही और हिस्ट्री, बिल्कुल, हिस्ट्री मानता हूं, क्योंकि कालू भंगी था। जब वो पुंछ के अंदर जहां पर जब हमारे दादाजी जहां पे थे, वहां कालू भंगी था, वो कंपाउंडर भी था, वो सारी चीजें थी। वो बिल्कुल, सारी चीजें उन्होंने अपनी आंखों से देखी हैं। उन्होंने वो देखा है, उन्होंने देखा कि मैला आज भी ढोया जा रहा है सिर पे, उस समय भी ढोया जा रहा था, आज भी वही हालत है, कोई बदली थोड़ी है। और सही बात। रोमांटिक कहानी के बारे में करूं, अभी मनोज मुंतशिर करके हैं, एक राइटर हैं, और वो भी करते हैं अपना, लिरिक्स भी लिखते हैं। उन्होंने यूट्यूब पे एक वो पोस्ट किया है कृष्ण जी की शहजादा करके जो कहानी है, जो मैंने बताया जावेद अख्तर साहब को दी है। जी, उसमें उन्होंने लिखा है कि कृष्ण जी की ये कहानी के बिना रोमानिया या रोमांटिक का इतिहास नहीं है। इस कहानी के बिना, वाह! मतलब इस कहानी के बिना वो इतिहास पूरा नहीं है। ये चीज बहुत बड़ी सारी बात। उन्होंने। और कृष्ण जी का तो देखो जिंदगी में ये रहा कि वो कितने भी रहे, एक आम आदमी की तरह रहे। वो कहीं पे भी किसी के साथ भी घुल मिल जाते थे। वो ड्राइवर के साथ भी, तो वो किसी
हर चीज में वो करेक्टर ढूंढते थे। और बाकी बिल्कुल। आपने अवार्ड की बात की थी, उनको ज्ञानपीठ अवार्ड दादरपुर के बच्चे पे मिलने वाला था, बट अब मैं नहीं बताऊं, कहूंगा कुछ चीजें, वो किसी कारण से नहीं मिल पाया। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें आ गई थी, वो हर चीज नहीं बोली जाती है। तो उस पे उनको अवार्ड फाइनल स्टेज पे पहुंच गया था, तो लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि उसमें कहा गया कि शायद इसमें भगवान के साथ कुछ, उन्होंने भगवान को ऊपर से ले आए थे कि भाई आके यहाँ पे कैसे एट्रोसिटी बच्चों के साथ हो रही है मुंबई में, तो उस पर कहीं कुछ ऑब्जेक्शन हो गए थे, तो उस पर नहीं मिला था उनको अवार्ड। तो कृष्ण जी अवार्ड के तो मोहताज रहे ही नहीं है जी। उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं मिला क्योंकि उन्होंने एक गधे की सरगुजाइश में साहित्य अकेडमी में भेज के वहां इंटरव्यू करवा दिया था, उनको उस पर अवार्ड नहीं मिला। ये सारी ये मेरे हाथ में एक तस्वीर है, मैं ये दिखाना चाहूंगा। ये जब पुंछ में इनकी अस्थियां जो हैं, जी जी। जी ये देखिए। अब हाँ, वो इसमें ये, एक डीएम भी थे उसमें मेरे ख्याल से। जी जी जी, ये डीएम ही हैं इनके साथ हम्म, में। और ये है मेरे ख्याल डीएम की, ये है तस्वीर। जी जी जी। हाँ। वो कौन से थे? वजात थे, क्या नाम थे? मैं हम्म, अब नाम मुझे भी इस वक्त जहन में नहीं आ रहा है। तो बहरहाल हम आपसे भी ये गुजारिश करेंगे कि जो इनकी नायाब कुछ तस्वीरें हैं, जो रेयर अगर कहीं अवेलेबल नहीं हैं, वो हमें ज़रूर दीजिएगा। जैसे हमने अभी इस साल एक नए साल का कैलेंडर जारी किया है, तो ये वादा है कि अगले साल का कैलेंडर हम चाहेंगे कि इनकी तस्वीरों से भरपूर, या उससे पहले ही कोई हम इन पे एक अच्छा सा तहरीक बकाए उर्दू की जानिब से पिक्टोरियल टाइप, यानी जिसमें तस्वीरें हों और उसके ऊपर उनकी कहानी हो, इस तरह सा कुछ पब्लिश कर पाएँ। और ये मेरी भी सआदत रहेगी, मैं बहैसियत पुंची कोई हक अदा कर पाऊँ। बहुत सारी बातें हैं, और इन बातों में वक्त भी ऐसे भाग रहा है कि हमने अभी बहुत सारी बातें और भी करनी थी, लेकिन ये बात ज़रूर जानना चाहूँगा कि हर शख्स को कहीं ना कहीं सोसाइटी से कुछ शिकवे, कुछ शिकायत होती हैं। अ, आप उनके खानदान के वो फर्द हैं कि जो उनके साथ इतना मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि इंसान मर जाता है लेकिन उसकी राइटिंग उसे जिंदा रखती है। तो कृष्ण चंद्र जी बेशक जिस्मानी तौर पे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वो हमारी रूहों में हैं, हमारे साथ हैं, हमारे समाज में हैं, हमारे अदब का हिस्सा हैं। आप क्या चाहते हैं एक रीडर से, पब्लिक से, और खास करके सोसाइटी से और हुकूमत से भी? देखिए, मुझे किसी के साथ कुछ नहीं है। ऊपर वाले ने बहुत दिया, कृष्ण जी को भी दिया, हमें भी दिया। हमें सोसाइटी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हम तो बस यही चाहते हैं कि जो उनका वर्क है, देखिए आज हम हैं, कल नहीं हैं। आज हम मदद कर सकते हैं, कल हो ना। नंद किशोर विक्रम जी बनाना चाह रहे थे रचना, इनकी कुलियात पे काम करना चाह रहे थे, और उस समय डॉक्टर जमरूद भी थे वहां पर दिल्ली में। तो ये दोनों जी। चाह रहे थे कि मिलके, पर नहीं हो पाया, कोई भी कारण रहा हो जो भी है। क्योंकि अब पुराने लोग चले जाएंगे तो बहुत सी चीजें होनी बहुत मुश्किल हो जाएंगी आने वाले वक्त पे। बिल्कुल। बाकी जैसी चीजें हैं, सरकार अपनी तरफ से कर रही है, अच्छा ही कर रही होगी। बाकी हम किसी से गिला शिकवा नहीं है, ना कृष्ण जी को था, ना हमें है, ना हमें रहेगा। जो किसी के मुकद्दर में जिसे कहते हैं ना, वो जामुन का पेड़ जैसी कहानी जो है, जिसको पढ़ के लोग बहुत देर तक जिए हैं और बहुत कुछ दिया भी है, चाहे वो एक गधे की सरगुज़श्त की बात हो या और बहुत सारी ऐसी कहानियों को अगर समाज हाथों हाथ ना ले, या जो समाज इस वक्त पनप रहा है, इन कहानियों की बहुत ज़रूरत है। लेकिन ख़ास करके मैं जामुन के पेड़ पे देख रहा था, बहुत ज़्यादा वावैला हुआ, बहुत सारा क्राइसिस हुए। और
मैं द वायर भी देख रहा था और भी एक स्टूडियो में एक खातून बात कर रही थी। तो अ, जामुन का पेड़ यानी सिलेबस से निकल जाना, दुख तो हुआ ही होगा, लेकिन थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि इस पे आपके क्या तासुरात रहे हैं? क्या आपकी फीलिंग्स रही हैं? जामुन का पेड़ जैसी कहानी को आज के दौर में पढ़ा जाना ज़रूरी है। गधे की जामुन सरगुज़श्त हो गई, आपने गद्दार हो गई, गद्दार जैसी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं। देखिए, जामुन का पेड़ है, मेरे को अनीस भाई का मैसेज आया था, उनसे मुझे पता लगा था कि ऐसे-ऐसे उनको हटा दिया गया है। जो सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी रहे दिल्ली में। तो उसके बाद इसके बारे में कई जगह मेरी फिर चर्चा भी हुई। बेसिकली देखिए, गवर्नमेंट के हाथ में कहानी डालना या कहानी निकालना, मुझे उस पे कोई दुःख नहीं है कि भई उन्होंने कहानी क्यों निकाली। दुःख इस चीज़ का है कि आप नवंबर महीने में आप कहानी को कोर्ट से निकाल रहे हैं। बच्चे उसको पढ़ चुके हैं, सिलेबस हो चुका है और अभी फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होने हैं और आप नवंबर दिसंबर में उस कहानी को सिलेबस से निकाल लें। इसमें बहुत से स्कूलों के प्रिंसिपल ने ऑब्जेक्शन किया, बहुत से इसमें चैनल्स ने किया, बहुत से वायर में मेरा इंटरव्यू हुआ था करीब 1 घंटे का इसी जामुन और बाकी चीज़ों पे भी। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था कि भाई हमें तो पता ही नहीं कैसे निकाल दी गई है, हमसे तो किसी ने नहीं ली गई है। बहुत से प्रिंसिपल ने, बच्चों ने भी कहा कि भाई हम तो इसके ऊपर और कई तो बड़े-बड़े स्कूलों ने मुझे इस पे उन्होंने जब ड्रामा किया अपने एनुअल फंक्शन में जामुन के पेड़ के ऊपर और मुझे एज़ ए गेस्ट ऑफ ऑनर भी बुलाया और मैं तो वहाँ भी गया हूँ उनके उसमें। तो लोग बहुत बच्चे बहुत एन्जॉय करते थे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी उनको अब 30 साल से कोई कहानी चली आ रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल ऑफ सडन प्रॉब्लम आ गई है किसी को। वो कहते हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन किया, कोई कहता है जी किसी मंत्री ने किया, किसी संतरी ने किया, डोंट नो, कोई नाम किसी को और जो इसके बोर्ड के सेक्रेटरी से भी लोगों ने फ़ोन किया, वो कोई जवाब देने के उसमें ही नहीं थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इसमें। तो ये है कि लोगों बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, आपको एक टाइम देना चाहिए कि भाई अगले सेशन से ये कहानी हम हटा रहे हैं। और ये कहानी बिल्कुल। आज से थोड़ी है, ये तो नेहरू जी के ज़माने से चली आ रही जी, जी, बिल्कुल। और नेहरू जी के हवाले से भी मेरे ख़्याल कुछ बातें हैं, वो फिर कभी होंगी। एक आम रीडर की हैसियत से हमारे स्कॉलर्स भी आपको सुन पा रहे हैं। राकेश दिलबर सुल्तानपुरी जी कह रहे हैं कि आदाब है। सलीम है। जावेद साहब कहते हैं कि वजाहत हबीबुल्लाह उनका नाम था। शबाना जी, नसरीन जी, जी। साहिबा कह रही हैं कि बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। अ, उर्दू के लिए यानी आप चाहे कम उर्दू जानते हैं, लेकिन जब हम ज़ुबानों को बोलते हैं, चाहे वो हिंदी ज़ुबान हो, डोगरी हो, पंजाबी आपकी ज़ुबान है, अंग्रेज़ी हम बोलना सब पसंद करते हैं कि अंग्रेज़ी आ जाए। ऐसे में उर्दू की अपनी एक अहमियत है, तो मैं चाहूँगा हम जो अभी तक गुफ्तगू कर रहे थे, ये उर्दू ही है, यानी हिंदुस्तानी है। तो इसके लिए कोई पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तहरीक बक़ाए उर्दू के नाम से चलता है, कि उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़, तरक्की, उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या कोई ख़ास नुक्ता आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से जो नॉन उर्दू रीडर्स हैं, वो कैसे इसके साथ जुड़ सकते हैं? जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ सजेशंस हमें दीजिए ताकि हम कुछ ऐसा प्रोग्राम बना पाएँ या कुछ ऐसे स्किल्स लोगों तक पहुँचा पाएँ। चश्मा फारूकी साहिबा जो 20वीं सदी एक अरसे तक निकालती रही हैं, वो भी कह रही हैं कि बेहतरीन गुफ्तगू हो रही है, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो इस हवाले से ज़रूर कुछ कहिएगा कि उर्दू की डेवलपमेंट, उसकी प्रोटेक्शन या उसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए कौन-सी ऐसी चीज़ें जो हैं बनाई जाएँ, अडॉप्ट की जाएँ? देखिए, उर्दू किसी एक आदमी की किसी एक कौम की लैंग्वेज नहीं है, पहली बात बिल्कुल। तो। ठीक, उर्दू सभी कौम की, सभी की लैंग्वेज है। उर्दू भी बिल्कुल। हो, हिंदी भी हो,
या जो भी लैंग्वेजेस हैं, उसको कहता हूँ कि जो एक बोली जाती, इस समय भी मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ ना, मैं 3 चीज़ों में इसमें हिंदी, उर्दू और कहीं न कहीं पंजाबी के वर्ड यूज़ हो रहे हैं। बिल्कुल। उर्दू यूज़ हो रहे हैं और तीनों चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि दिल्ली की एक अलग भाषा है। हम दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में जहाँ रहे हैं, वहाँ की एक भाषा है। बाकी बिल्कुल। देखिए, मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं, मतलब इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। उर्दू का दुश्मन उर्दू वाले ही हैं। बुरा मत बहुत। मानिएगा, मैं आपको बहुत सही तरीके से बता रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो मैंने महसूस किया, देखो मुझे उर्दू नहीं आती, मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा, मतलब मुझे कोई किसी से डर नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल भाई। हम उर्दू की पब्लिकेशन कर रहे हैं, अब बंद पड़ी है। क्यों? कि उसकी मार्केट नहीं है। सच ठीक है? कहा। बिल्कुल ठीक है? सच कहा। उसकी मार्केट नहीं है। मैं कल चाहूँ तो मैं कल 20 किताबें, 50 किताबें छाप सकता हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियली नो प्रॉब्लम टू मी। कोई किसी तरीके की कल कोई अगर कोई कुलियात एनसीपीएल वाले चाहेंगे जी कि उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आई एम रेडी टू हेल्प। जो भी कुछ है, मैं तैयार बैठा हूँ। मैं तो हिंदी में कर ही रहा हूँ, बट ये है कि मैं चाहता हूँ कि कोई पब्लिशर आए, बड़ा पब्लिशर आए, पेंगुइन जैसे, राजकमल वाले, वो करें। उनकी एक रीच है, हमारी रीच नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि हम बड़े-बड़े गवर्नमेंट के अंदर परचेज होती उर्दू बुक्स की, जे-एंड-के में भी होती है, यूपी में भी होती है, बिहार में भी होती है, हर चीज़ में भी होती है। मैं यूपी का एग्जांपल दूंगा। यूपी में हम कई साल सबमिशन करते रहे। पहले तो वहाँ से उर्दू में ऑर्डर आते जो लाइब्रेरीज में जाते थे। फिर उसके बाद ऑल ऑफ सडन बंद हो गए। पता क्या लगा कि जो उर्दू के मेंबर हैं, जिनको मेंबर बनाया गया, वो तशरीफ ही नहीं लेके आए सिलेक्शन के लिए। जब वो सिलेक्शन के लिए तशरीफ नहीं लेके आ रहे हैं, तो वो डाइवर्ट हो जाएगा दूसरी लैंग्वेज में। ओए होए होए। वहां पर 20% रिजर्व था फॉर उर्दू बुक्स। शुरू शुरू में चलता था, बाद में ये चीजें, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को भी सोचना है, जो कि भाई उनको घर में भी बच्चों को उर्दू नहीं सिखा रहे हैं, हम भी नहीं सिखा रहे हैं, हमने भी नहीं सीखी। मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ कि जिसके फादर को, ताया जी, दादा, सब लोगों को सारे के सारे उर्दू जानते थे, हम ही नहीं सीख पाए उर्दू। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी ये है कि करना तो सबको मिलके पड़ेगा, और एक आदमी से कुछ नहीं होगा। ये तो एक, बाकी कुछ लोग कर रहे हैं, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। कुछ लोग हैं, मेरे फ्रेंड हैं, जो उर्दू के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनको मैं अप्रिशिएट भी करता रहता हूँ। हैं। ये सच भी है जो बात जिसकी तरफ आपने इशारा किया। मैं खुद इसका गवाह भी हूँ पवन जी, के जब मैं 2-3 साल लगातार दिल्ली जाता रहा हूँ, ये जब भी बुक फेयर हुआ है, और उस बुक फेयर में अभी आपने राजकमल की बात की, इसी तरह के कुछ और जो पब्लिशर्स हैं, बहुत ज़्यादा मैंने देखा इन्होंने उर्दू का कोई भी अदीब, कोई भी शायर यानी पोइट हो या ऑथर, ऐसा कोई नहीं है जिसको इन्होंने हिंदी में हिंदी ला में के नहीं जो है छापा। ना छापा। बिक भी रहा है, मैंने देखा। हिंदी वाले वहाँ एक हमारे ही दोस्त हैं, भाई हैं, जो छोटे छोटे यानी पोस्टर बना के बेच रहे हैं, कभी वो जूट का बैग बना के बेच रहे हैं, कभी कैप बना के बेच रहे हैं। वो तो उर्दू के नाम नहीं, भूल रहा हूँ मैं उनका, उन्होंने शिराज है मेरे ख्याल, सिराज, हाँ, उन्होंने है ना? वो, बिल्कुल। बिल्कुल, तो खरीदने मैंने वाले वो भी मैंने बनाई। देखे। बिल्कुल, नॉन मुस्लिम ज़्यादा थे, हिंदी वाले ज़्यादा थे। मैं यानी आई विटनेस जिसको हम कहते हैं, मैं भी 2-4 चीज़ें ले आया। तो कहने का ये है कि उर्दू वाले जो हैं, ये पता नहीं क्यों जो है अपने जो फाइनेंशियल एयर में से जो पैसा ये कपड़े और दूसरी चीज़ों के लिए रखते हैं, बुक्स के लिए भी ज़रूर रखा करें। क्योंकि जब तक रीडर जो खरीद के ना किताब अपने पास लाए, तो वो ज़ाहिर सी बात है पब्लिशर दुखी होंगे।
अभी जो हमने इस साल नए साल का कैलेंडर जो लाया, उसका पहला पन्ना जो था, उसमें जो एक कोटेशन है, मैं इसलिए पढ़ने जा रहा हूँ कि बात आपने वही की कि उर्दू वाले ही उर्दू के दुश्मन हैं, या कुछ लोगों का जहन वो है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की है। ये नहीं है। उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है, हिंदुओं की जुबान है, यहीं पली बढ़ी। ये अलग बात है कि आज वो पूरे दुनिया पे जो है वो छाई हुई है, हर एक इसको बोल रहा है। मैंने जो लिखा है वो ये है कि उर्दू सबसे पहला जो हमारा इसमें हर पेज के ऊपर है, वह उर्दू सिर्फ जुबान नहीं, तहजीब भी है। और फिर आप देखिए कि उर्दू हिंदुस्तान की मुश्तरका पैदावार है, जिसकी आबियारी हिंदू मुसलमान सभी लोगों ने मिलजुल कर की है। उर्दू के बेशतर हिंदू मुसन्निफीन और शोरा मुगल दौर में अपनी तसानीफ की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और या फाता जैसे इस्लामी कलमात से करते थे। और बहुत सारे नाम ऐसे शोरा में से मैंने लिखा है कि हर गोपाल तुफ्ता हैं, बिंद्रा बिन आसी हैं, बाल मुकंद बेसबर हैं, विनोद राम कोसर हैं, शिव प्रसाद जैसे नाम हैं जो आज भी मशहूर हैं। और इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं और उसके बाद आप देखें, चाहे ज्ञानचंद जैन हो, चाहे गोपीचंद नारंग हो, चाहे प्रेमचंद हो, फिराक गोरखपुरी हो, बेशुमार नाम हैं जो आज भी हम गैर मुस्लिम उर्दू अदब में फ़ख्र के साथ ले सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को याद रखते हुए मैं आपकी इस यानी जो हमारी ये गुफ्तगू हो रही है, इसी को बेस बना के ये भी कहना चाहूँगा लोगों से कि घरों में किताब खाना ज़रूर बनाएं, अलमारी, और किताब खरीदने को घरेलू जो अखराजात हैं उनमें यानी इसका हिस्सा बनाएं, और किताबें खरीद के पढ़ें, क्योंकि जब हम किताब खरीदेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है पब्लिशर जो हैं वो परेशान होंगे। तो मैं चाहूंगा सर कि एक एक चीज में, अच्छा चलिए बोल लीजिए फिर जी जी, नहीं नहीं, बोले बोले बोले। मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि कोई भी चीज सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। मैं ज्यादा क्लैरिफाई नहीं, बहुत सी चीजें, कई चीजें सिलेक्टिव हो जाती हैं। हम्म। कोई भी राइटर है, ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना सिख है, वो बिल्कुल, राइटर। वो राइट। तो राइटर है, जो भी राइटर, अगर हिंदू राइटर उर्दू में लिखता आया है, लिख रहा है, तो वो भी राइटर है। उल्टा उसको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए कि वो एक इस तरफ से उस तरफ आके चीजों को कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कुछ बात हमारे बोली थी, उस चीज को मैंने आगे वो कर दिया है। आप समझ नहीं गए नहीं, होंगे, समझ रहे होंगे। बिल्कुल मैं सही बात है सर। मैं कल ही के दिन यानी हमारे जम्मू कश्मीर के एक बड़े आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर और हमारे बहुत अच्छे शायर हैं जम्मू कश्मीर के, प्रितपाल सिंह बेताब, तो उनके घर बैठा हुआ था, यही कैलेंडर दिया और बातों में से बातें निकली। कहते हैं यार मिन्नू भी ना बड़ा अजीब लगना। मैं मतलब उन्होंने वो पंजाबी बात तो हमारी सारी पंजाबी में ही हुई, वो ये कहने लगे कि मैं हिंदी में लिख सकता था, मैं पंजाबी में लिख सकता था, लेकिन मैंने उर्दू नहीं छोड़ी, उर्दू में ही लिखता रहा। लेकिन उर्दू वाले में मैंने कह दिता यार तो मैंने ये दस, आज एक वक्त था कि मैं फखर से उर्दू लिखता था, बोलता था। आज महफिलों में जाके मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई अजनबी हूँ। आप लोगों ने कुछ अजीब सा इसके साथ वो या सलूक कर रहे हो कि ये सिर्फ आपकी जुबान है। मैंने कहा जी ऐसा नहीं है, ये आप ही की जुबान है, बस आप पीछे ना हटें, आप आगे रहें, हम आपके पीछे रहेंगे। तो कोशिश करें कि हम सब इस जुबान को अपनाएं, जैसे पहले एक दूसरे के साथ बैठते थे, उठते थे, गंगा जमनी तहजीब मानते थे। फिर से एक ऐसा माहौल बनाएं कि उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है, हम सबकी मीरास है, जो जो भी हिंदुस्तान में है उसकी ये जुबान है। तो जाते जाते मैं चाहूंगा कि आप हम सब के लिए कोई खास पैगाम नए साल के हवाले से भी और नए लिखने वालों के नाम भी। क्या पैगाम दूं? मैं तो बस हैप्पी न्यू ईयर सबको कहूंगा, और बाकी पैगाम ये है कि मिलजुल के रहिए, और ये देश सबका है, हमारा है, और कोई ऐसी चीज ना करें कि जिसके कारण से कोई प्रॉब्लम्स हो। सबके लिए बोल रहा हूं मैं। और
क्या और पैगाम दूं? सब मेरे से सीनियर बड़े बड़े लोग इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े लोग हैं, मैं उनको क्या पैगाम दे सकता हूं? बाकी यह है कि किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है, कोई आपके पास आया है, तो वो आप पूछ सकते हैं। बस सबने यही जाहिर किया है कि दिलचस्प मालूमाती गुफ्तगू है, जिंदाबाद है, बेहतरीन पैगाम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं वही देख रहा हूँ। वेलकम पे वेलकम किया जा रहा है पवन साहब, नाइस मैसेज है। उसके बाद यह है कि एनसीपी वाला हमने पढ़ दिया था, ये भी पढ़ दिया है, ये भी पढ़ लिया है, तफसीलात ये भी हो गया है। एनपीटीईएल वालों से जरूर आप लोगों को चाहिए, मैं भी भेजूंगा लेटर, उनको मिलने की भी जी जी करूंगा। बट एक उनके उनको होना चाहिए 20 वॉल्यूम। मुंशी प्रेमचंद के निकले 20, कृष्ण जी के निकल जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ जाता है? बट एक बिल्कुल आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसी चीज हो जाएगी कि लोग इस समय डरते हैं उन पे पीएचडी करने पे, एमफिल करने पे, कि यार हमें किताबें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, कहाँ ढूंढेंगे। एक बार अगर हो जाएगी तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 सेट 200 सेट हैं और बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं, और जो भी हमारे यहाँ देख रहे हैं इस वक्त, वो भी अगर अपनी अपनी तरफ से एक एक खत जो है एनसीपीएल डायरेक्टर के नाम तहरीर करें और उनसे गुजारिश करें कि कृष्ण चंद्र जी जी हमारे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरे एशिया के जो हैं बेस्ट अफसाना निगार हैं, और उन पर बहुत सारा काम हुआ है। ज़रूरत है कि आने वाली नस्लें जो हैं उनका मटेरियल जो है किसी एक जगह जमा पाएँ, उसको खरीद कर घरों की जीनत बनाएं। तो उसके लिए जो है आप खत लिखें कि ये ज़रूरी है कि उनका कुलियात आना चाहिए, सारा वर्क जो है वो कंपाइल होना चाहिए। बिखरी हुई चीज़ें हैं बहुत सारी। मैं अभी दिन में भी सर को कह रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भी टुकड़ों टुकड़ों में कभी नसीब होती हैं। एक शुमारा मुझे भी अपनी ही पुंछ की लाइब्रेरी में से दस्तयाब हुआ जो 1965 का है, और उसमें भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि वो कहानी जब मैंने पढ़ी पिछले साल जब इनका जन्मदिन था कृष्ण चंद्र जी का, तो तब मैंने वो कहानी पढ़ी और बहुत सारे लोगों ने ये चाहत जाहिर की कि इसे रीराइट करके इसको यानी किसी अच्छे तरीके से छाप के हम तक पहुंचाओ। ये कहानी है, मैं सिर्फ कोड़ी जान की बात कर रहा हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये नाम ही मेरे ख्याल पहली बार सुना था, और उसके बाद मैं सिर्फ इसका बताता चलूं कि ये इन्होंने लिखा है गुरु नवाज फुटपाथ रोड, खार, मुंबई से 4 नवंबर 1965 की, यानी 1965 की ये कहानी है जो इन्होंने लिखा है कि बरादरम खुशतर ग्रामी आदाब, एक अफसाना कोड़ी जान भेज रहा हूँ। इसका उन्वान जितना नफरत खेज है अफसाना उतना ही फिक्र अंगेज है। तो ये कहानी जो है काफी तवील है, ये काफी से मुराद 5 सफ़े की है, ज्यादा नहीं है। ये छपा है फरवरी, यानी उन्होंने 65 में भेजा है तो 66 में, फरवरी 66 में 20वीं सदी दिल्ली में ये छपा है। तो इस तरह की बहुत सी कहानियां हैं। मैंने भी ये जो इनके अफसाने पढ़े हैं, उन अफसानों की जो लोगों ने इंतखाब कर करके यानी सिलेक्शन कर करके निकाला है, कहीं भी ये कहानी मैंने नहीं पढ़ी है। तो इस तरह की और भी कहानियां होंगी। तो जब हम इसका कुलियात गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि वो कंपाइल होना शुरू हो जाए। अभी पवन चोपड़ा साहब के पास बहुत कुछ है, तो ये गनीमत है कि ये हमारे बीच में रहेंगे और एक अच्छी चीज जो है अदब वालों तक पहुंचेगी। तो मैं आप सबसे मैं ये देख रहा था कि गैर मतबूआ मजमुआत को कोई भी पब्लिश करवाएं। हाँ, तो ये एक ये भी आया है कि अगर किसी के पास कोई चीज ऐसी है जो गैर मतबूआ यानी जो पब्लिश ना हुई हो, या अगर आपके पास है तो उसको जरूर पहले जो है नहीं मंजर जी, पे। हमने हमने कृष्ण जी की कुछ कहानी अभी भी मेरे पास हैं। हमने कंपोज भी कराई थी उनकी, एक किताब कंपाइल करके हमने एक मसर्रत करके निकाली थी। और दो मुसर्रत।
मसर्रत कर रहे थे। उसमें उनकी कुछ कहानियां 10-12 कहानी थी जो पब्लिश नहीं हुई थी। तो उसमें फादर जिंदा थे तो उनको एक्चुअली सारी जानकारी रहती थी, तो वो हमने की थी। अभी कुछ कहानियां और हैं। अभी आज भी मैं सुबह से वहीं जो अपना ऑफिस है उसी में बैठा था, काफी मटेरियल निकाल रहा था कि क्या जरूरत पड़ जाए कुछ वहां पर। तो क्योंकि गुफ्तगू तो मेरे को लगता है खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो मैं एक चीज कृष्ण जी के हवाले से बताना चाहता हूँ कि मतलब कृष्ण जी की सोच के उसके बारे में। जी। एक ज्योति शरण शर्मा जी का एक इंटरव्यू किसी ने लिया था, कोई प्रेम कुमार जी के साथ था। तो कृष्ण जी, जो हमारी बुआ जी सरला जी थी, उनका रेवती जी के साथ वो शादी करना, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इधर हमारी दादी उसमें राजी नहीं थी क्योंकि वो ब्राह्मण थे और हम पंजाबी खत्री थे, और उधर रेवती जी के फादर तैयार नहीं थे। तो फिर कृष्ण जी ने भी समझाया हमारी दादी को कि भाई उनकी दोनों की अपनी जिंदगी है, तो आप इसको। पर उसके बाद रेवती जी के फादर तैयार नहीं थे बिल्कुल भी। तो मैं 1 मिनट का आपको एक जी, जी, ज़रूर, सुनाना ज़रूर, चाहूंगा। ज़रूर। तो वो यानी जो उनके अनपब्लिश्ड है वर्क इनका, ये कमाल है। आपने कहा कि वो मुसर्रत के नाम से हमने पब्लिश किया, तो ये मुसर्रत हसन ही है कोई जिन्होंने ये सवाल किया कि उनका जो अनपब्लिश्ड वर्क है उसको ज़रूर पब्लिश करवाएं। नहीं, जरूर जरूर करेंगे, वो करेंगे। तो मैं बस ये 3-4 लाइनें हैं मैं जो आपको पढ़ जी, के जी, सुनाना चाहता हूँ, जो एक। ज़रूर, ज़रूर। तो रेवती जी के फादर ने लेटर लिखा कृष्ण जी को, क्योंकि हमारे दादाजी तो थे नहीं, तो वो लिखा मेरे। रेवती जी कहते हैं मेरे फादर ने जब देखा कि सरला से शादी के इंतजार में 4 साल गुजर गए हैं, तो मुझे शादी से रोकने के लिए उन्होंने कृष्ण चंद्र को चिट्ठी लिखी। ठीक। तुम्हारी बहन मेरे बेटे से शादी करना चाहती है। मैं भारद्वाज ऋषि के वंश का ब्राह्मण हूँ, मतलब उच्च कोटि के ब्राह्मण हूँ। ठीक। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बहन से शादी करके मेरा बेटा वंश का खून गंदा करे। ओह! मेरे फादर का उन्होंने खत लिखा, मेरे फादर ने उनको खत लिखा। तो मेरे पंडित जी, मैं आपके, कृष्ण जी ने लिखा, हुँ, पंडित जी मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं लिखना चाहता, सरला की हिमायत में कुछ नहीं लिखना चाहता, मतलब अपनी बहन की हिमायत में कुछ नहीं लिखना चाहता। बस एक बात लिखना चाहता हूँ कि खून सिर्फ बीमार का खराब होता है और मेरी बहन सरला बीमार नहीं है। बाद में मेरे फादर तैयार हो गए। जब शादी हो गई तो पता है मेरे फादर ने मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा कृष्ण चंद्र बहुत काबिल आदमी है। हम मान गए, हमने उसे खत लिखा, उसने बड़े अदब से जवाब दिया। हम कायल हो गए कि खून सिर्फ बीमार का खराब होता है। जी देखिए, ये एक ब्राह्मण का वर्जन था। हुँ। वाह! कृष्ण चंद्र पंजाबी खत्री थे, ये मतलब रेवती जी ने खुद। अब ऐसा है ना कि ये चीजें, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो कृष्ण जी के बाद रेवती जी जिंदा थे या मेरे फादर या बाकी लोग थे ना, तो उस समय लोगों को पहल नहीं करी। एनसीपीएल को करनी चाहिए थी। एक साहब डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे कृष्ण जी के ऊपर, उन्होंने मेरे से सारी किताबें वगैरह ली दिखाने के लिए कि भई ये पब्लिशें सारी हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई रेवती जी ज़िंदा हैं, अब रेवती जी का इंटरव्यू कृष्ण जी के लिए जो वो बता सकते हैं या मेरे फादर बता सकते हैं ले लिया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने गुलजार साहब का लिया है, जावेद साहब का लिया है। मैंने कहा ठीक है, तो नहीं लिया। बेसिकली क्या है कि जो ये बता सकते थे चीज़ें, वो कोई बिल्कुल। नहीं बता सकता। मैं भी नहीं बता सकता। मुझे तो जो चीज़ें फादर ने बताई या बाद में कुछ साल रेवती जी के साथ, लास्ट के मैं 4-5 साल उनके साथ बहुत क्लोज रहा, आना-जाना सब रहा। तो उसमें जो चीज़ें पता लगी या जो चीज़ें जो बाकी, फिर भी बहुत सी चीज़ें हैं कि जो हम अभी भी बता सकते हैं, कर सकते हैं कि भई कोई अगर जो भी है, हेल्प करने को तैयार हैं, कोई बिल्कुल, किसी को बिल्कुल। बात बहुत नहीं। सारी आज आपने अच्छी बातें की, जो शायद बहुत से लोगों को ना पता हों। जैसे कि आपने इनके जेल की बात, किस तरह से वो फ्रीडम फाइटर्स के साथ रहे और किस तरह अवार्ड एक तरफ और दूसरी तरफ वो माँ का गम, और फिर ये बातें कि 5 घरों को एक साथ चलाना, ये सारी चीज़ें, और ये आखिर में जो खत आपने पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत मालूमाती हैं।
और इसमें कोई शक नहीं कि आज बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं खुश हुए होंगे कि एक अच्छी मुलाकात रही। आपने सर इतना वक्त दिया और इस सर्द मौसम में जहां मैं भी 3-4 चीजें पहन के बैठा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ तो और भी ज्यादा ठंडी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कोशिश ये रहेगी कि हम भी कुछ इनके लिए कर पाए। मुझे आज भी याद है 2000, क्योंकि जब मैं ऐसे ही आदमी जब निकालने लगता है तो कुछ ना कुछ बाहर आने लगता है, तो मैं भी देख रहा था कि क्या मैंने भी कभी कोई अपडेट किया है। तो फिर मैंने देखा कि जब वहाँ ये नए फूल खिले नए, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं। एक मैं ढूंढ रहा हूँ, कहीं मैंने लिखा था कि हम और आप एक ही जमीन से हैं। आप लिख गए हैं तो मैं भी अब आपके नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ लिखने की कोशिश करूंगा। ये था नवंबर 23, 2016 को कहीं अपडेट किया है कि हमारे में बहुत कुछ एक सा है। आप और मैं दोनों पुंज से इश्क करते हैं। अक्सर आपके पार्क में बैठकर अब भी आपको सोचता रहता हूँ। हमें आप पे फख्र है और रहेगा। पद्म भूषण कृष्ण चंद्र साहब। तो मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा, जो इनकी नायाब तस्वीरें हैं या कुछ और चीजें जो भी आप हम तक पहुंचाना चाहें, छोटा ही सही लेकिन कुछ अच्छा काम कर गुजरें। तो आपने बहुत वक्त दिया सर। तहरीक बकाए उर्दू की तरफ से खसूसन मैं और मेरी जितने भी इस टीम मेंबर हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बहुत अच्छी अच्छी आज बातें हमको और हमारे तमाम जानने और सुनने वालों को बताई। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक को लेके, किसी नए मोड़ को लेके। आज तो हम सिर्फ इनकी लाइफ हिस्ट्री के कुछ पन्ने हम कह सकते हैं कि पलटने की कोशिश की। स्पेसिफिक कोई टॉपिक लेके हम आएंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या बात होगी, मैंने कहा कि बस एक खुला डुला एक प्लेटफॉर्म होगा, कुछ बातें वो बताएंगे, कुछ हम पूछेंगे। तो किसी खास टॉपिक को लेके हम फिर कभी आपको जहमत देंगे, तकलीफ देंगे। उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। थैंक बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का, और सभी जो जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ नहीं भी किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक धन्यवाद। यू थैंक यू। सर। थैंक थैंक यू। यू। आदाब।